हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आप सभी लोगों की जो नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है, चाहे वो आपका मैथ का हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीएस हो, ये सारा कुछ आपका कंप्लीट आपको इसी यूट्यूब चैनल मनीष भाई पटेल पर फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, आज से आपकी क्लासेस मैथ्स की टॉपिक वाइज बेसिक से एकदम शुरुआत की जाएंगी, जिसमें कंप्लीट थ्योरी होगी, कंप्लीट सिलेबस होगा। उसके साथ साथ उसमें जो है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी प्रैक्टिस होगी। ये सारा कुछ आपको इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा और ये क्लासेस आपकी डेली 2 बजे होंगी, ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल पर। जिसको पूरा मैथ और पूरा रीजनिंग विशाल सर आपको कराने वाले हैं, हमने आपको बताया भी है, उनकी 3 क्लासेस हो भी चुकी हैं, आप सभी लोगों ने देखी होगी। मैं आपको एक बात बता दूं, देखो मेरे भाई, मैं आपसे कितनी बार बोल चुका हूं, चाहे कोई भी पेपर हो, कुछ पेपर्स में छोड़ के आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन नहीं आता है, वरना सभी में आप देखेंगे कि नॉन टेक्निकल पोर्शन आता है। और पैरामेडिकल में आप लोग जानते होंगे कितने सारे डिप्लोमा होते हैं, चाहे वो आपका लैब टेक्नीशियन हो, चाहे वो आपका जो है एक्सरे टेक्नीशियन हो, चाहे वो ओटी टेक्नीशियन हो, चाहे वो आप फार्मासिस्ट हो, चाहे आपका एएनएम हो, ठीक है, जितने भी आपके ओटी टेक्नीशियन, सीटी टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, ये सभी आप एग्जाम्स में देखेंगे तो जो भी पैरामेडिकल की वैकेंसी आती है, इन सभी एग्जाम्स के लिए आपका नॉन टेक्निकल आता है। ठीक, नॉन टेक्निकल में आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से मैथ, रीजनिंग और जीएस, ठीक है, ये 3 चीज आती हैं। तो ये आपका जो मैथ और रीजनिंग का पोर्शन है, मैं आपको बता रहा हूं, ये 30 नंबर से ही सिलेक्शन होना होता है। और अभी आप चाहे पूरे यूट्यूब पर देख लीजिएगा, चाहे वो पेड देख लीजिएगा, कहीं पर आपको मैथ का स्पेशली कोर्स नहीं मिलेगा, स्पेशली बैच नहीं मिलेगा, ना वो पेड मिलेगा ना वो फ्री मिलेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप एक बार क्लासेस को शुरू करिएगा। डेली क्लास आपकी मेरे भाई मैं बता दिया हूं, 2 बजे होने वाली है आपको, ठीक है। यूट्यूब चैनल आपका जो है मनीष भाई पटेल, सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा और इस पे आपको मिलेंगी, ठीक। मैं आपको बता रहा हूं कि क्लासेस कैसे आपकी होंगी, ठीक है। सबसे पहले क्या है, आपका कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, ठीक है, और जिसमें ये मान के चलिए सिर्फ और सिर्फ आपके 30 दिन लगेंगे, 30 दिन मैथ में, ठीक है। इतना ब्रॉड सिलेबस नहीं होता है, फिक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 30 दिन लगेगा। उसके बाद बात करते हैं, जब आपका सिलेबस हो जाएगा तो उसी में क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे, उसके साथ साथ आपके प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन होंगे, वो भी आपको यहां इसी पे कराए जाएंगे। फिर उसके बाद आपको क्या बताते हैं, ये जो नोट्स हैं आपके, ठीक, ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर दिए जाएंगे, ठीक है, टेलीग्राम पर दिए जाएंगे। आप लोग टेलीग्राम फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ये सारा कुछ आपको यहां पर मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ 30 दिन आपको यहां पर रुकना है, आपको मैथ्स की क्लासेस करनी है, 30 दिन में ही आपका रीजनिंग का खत्म हो जाएगा। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और चाहे मेरे भाई एक क्लास शुरू करेंगे आप, चाहे आपका कोई दोस्त जानने वाला एक्सरे ओटी जो भी उसके पास डिप्लोमा हो, नॉन टेक्निकल पढ़ना चाहता है, तो यूट्यूब चैनल मनीष भाई पटेल आप उसको शेयर कर दीजिएगा। नॉन टेक्निकल ये क्लासेस एक बार कर ले, फिर उसके बाद में आप हमें बताइएगा कि नॉन टेक्निकल में आपको दिक्कत आ रही है या नहीं। जो आप एग्जाम के बाद आते हैं और ये बोलते हैं कि नॉन टेक्निकल नहीं बना, नॉन टेक्निकल की वजह से दिक्कत हो गई, वो आज से आपका दुख दर्द दूर हो जाएगा। और बस लास्ट बात मैं यही कहूंगा, आप क्लासेस कीजिएगा, टीचर बहुत ही बेहतरीन और शानदार आपके लिए एकदम बेसिक से एकदम कंप्लीट सारा कुछ कराएंगे। इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 क्लासेस में आपको सारा कुछ बता चुका हूं, आप लोगों ने क्लासेस भी कर रखी है। बस आपसे यही कहूंगा कि आप क्लासेस करें और इन क्लासेस को दूसरे तक शेयर करें, ताकि ये बेनिफिट उनको मिल पाए। बस मैं इतना कहूंगा, ये क्लासेस आपको कहीं नहीं मिलेंगी, स्पेशली पैरामेडिकल के लिए मैथ और रीजनिंग की क्लास कहीं नहीं मिलेगी, चाहे वो फ्री हो चाहे वो पेड हो। तो चलिए इस क्लास को विशाल से शुरू करने वाले हैं। इस क्लास को आप कीजिएगा बेहतरीन और उसके बाद में आप हमें बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो क्लास हैंड ओवर करते हैं इनको और क्लास कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, देखिए हम लोग यहाँ पर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। सबसे पहले बेसिक बातों से शुरुआत करेंगे। नंबर सिस्टम कोई एक छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उतने पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे और कैसे इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं, ठीक है। तरह तरीके की चीज़ें देखेंगे जिससे कि आपको लगेगा भाई इंटरेस्ट भी जगेगा और मज़ा भी आएगा क्वेश्चंस को करने का। सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं, एक छोटे से कॉन्सेप्ट की, जो कि है आपका यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट
यूनिट डिजिट बोले तो इकाई का अंक, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इकाई का अंक। इकाई का अंक। तो सबसे पहले तो आप इस बात को समझिएगा कि इकाई का अंक क्या होता है, दहाई का अंक क्या होता है और सैकड़े का अंक क्या होता है। इसी बात को सबसे पहले यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। जैसे आपके पास कोई एक संख्या लिखी हुई है 72, 35, 44, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ये जो सबसे लास्ट में लिखा होता है, सबसे पहले तो आप ये चीज समझिए कि अगर कोई भी संख्या लिखी हुई है या कोई भी चीज लिखी हुई है, अगर आप बोर्ड पर, कॉपी पर किसी भी चीज को, जैसे फिगर बना हुआ है आपका, अब इसका राइट और लेफ्ट कैसे आप निकालोगे? तो आपका जो राइट है वो इसका भी राइट होता है, यानी अगर आप इस साइड से कुछ शुरुआत करते हो तो ये आपका राइट साइड बोला जाएगा, राइट साइड, ठीक है, ये आपका राइट साइड हो गया, यानी क्योंकि आपका जो हैंड है वो राइट साइड है तो इसका भी राइट साइड यही होगा, और इधर जो होगा वो इसका लेफ्ट साइड होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड। अब ये बात समझ गए? जैसे कि कोई भी क्वेश्चन जब आप रीजनिंग में करोगे या किसी भी मैथ में भी करोगे, ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि बोल दिया जाएगा कि भाई एक संख्या है, इसके राइट साइड में हम 5 बढ़ा देते हैं। तो अब राइट साइड में 5 बढ़ाना है तो आप इधर 5 लिखोगे कि इधर 5 लिखोगे? जब तक आपको राइट लेफ्ट का नॉलेज नहीं होगा तब तक आप ये चीज नहीं समझ पाओगे। तो हमने ये बता दिया कि आपका जो ये राइट है तो इस संख्या का भी राइट क्या हो जाएगा, इधर। अगर आपको किसी भी संख्या में 5 बढ़ाना है और बोल दे कि राइट साइड बढ़ाना है तो 5 आप अपना राइट देखिए, ये हमारा राइट हैंड है, आप कॉपी पे लिखोगे, आपका भी जिस साइड में राइट हैंड होगा उसी साइड वो संख्या का भी राइट हैंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 बढ़ जाएगा। तो राइट और लेफ्ट समझ में आ गया? अगर एक साइड राइट हो गई तो दूसरी साइड आपकी लेफ्ट हो जाएगी, ठीक। अब दूसरी चीज पर आते हैं कि यहाँ पर राइट साइड से जो सबसे पहला अंक होता है इसको बोला जाता है यूनिट डिजिट, इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट या इकाई का अंक, इसी को बोला जाता है इकाई का अंक, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो सेकेंड डिजिट होता है, लास्ट से सेकेंड, ऐसे इसको बोलिए राइट से फर्स्ट यूनिट डिजिट या लास्ट से फर्स्ट यूनिट डिजिट, ठीक है। या किसी भी संख्या का आखिरी अंक, इसको भी क्या बोला जाएगा, यूनिट डिजिट, यानी हम इसको लिख सकते हैं संख्या का आखिरी अंक, संख्या का आखिरी अंक, ठीक है। अब उसके बाद ये आपका हो जाएगा 10th डिजिट। अब ये 10th डिजिट हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? इसको भाई बोला जाता है दहाई का अंक, इसको क्या बोलेंगे, दहाई का अंक, दहाई का अंक। ऐसे ही ये आपका जो है वो क्या हो जाएगा, 100 डिजिट, इसको बोला जाता है सैकड़े का अंक, ठीक है। अब आप ये बात समझ गए होंगे कि ये चीजें कैसे चलने वाली हैं, ठीक है। ऐसा क्यों बोला जाता है, अगर इस पर हम लोग चर्चा करें तो ये भी टॉपिक हम लोग आज के इस सेशन में कवर करेंगे। इसमें क्या होता है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जैसी दो चीजें होती हैं, तो इसका भी डिस्कशन होगा कि भाई ये 10th डिजिट ही इसको क्यों बोला जाता है, इसको 100 डिजिट ही क्यों बोला जाता है। तो ये सारी चीजें भी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। पहले हम लोग यहाँ पर इकाई का जो अंक है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये आपका इकाई का अंक हो गया, ये आपका दहाई का अंक हो गया, ये सैकड़े का अंक हो गया, ये हजारवां अंक हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये 10,000वां। चलिए ये बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद में जो मेन आपका टॉपिक है वो है यूनिट डिजिट। तो देखिए यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक, जैसे आपके पास में एक संख्या लिखी हुई है, चलो सपोज मान लेते हैं 34 लिखा हुआ है, 34 में आपको 42 जोड़ना है, 34 में क्या करना है, 42 जोड़ना है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको पूरा जोड़ लेते हैं और यहाँ पर आपके पास में क्या आ जाएगा, 76 आ जाएगा। आप क्या बोलोगे, 76 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चंस हमेशा क्या होते हैं, हमेशा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं यूनिट डिजिट बताइए, हमेशा यूनिट डिजिट आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे 34 लिखा हुआ है और 42 लिखा हुआ है, अगर हम इन दोनों को जोड़ें, हालांकि इस क्वेश्चन में अगर आपसे यूनिट डिजिट पूछा जाएगा तो जोड़ने पर तो 76 आया, लेकिन इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप बोलोगे 6 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, 6 बनेगा, क्योंकि हमें सिर्फ आखिरी वाला अंक चाहिए था, यूनिट डिजिट चाहिए था, तो 6 बन जाएगा। अब आप यहां पर देखिए कैसे आपने जोड़ा, तो आपने इसको इस तरीके से जोड़ा, 34 में 42 आपने जोड़ा, तो 4 + 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यही आपके पास में आंसर हो गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके पास आंसर कहां से आया, आपके पास आंसर कहां से आया,
तो आपने पहली संख्या का यूनिट डिजिट और दूसरी संख्या के यूनिट डिजिट को जोड़ा, 4 में 2 जोड़ दिया, 6 आपके पास आंसर हो गया। तो उसके पहले क्या संख्या लिखी हुई थी, यहाँ पे 3 लिख दो, चाहे 4 लिख दो, चाहे 20 लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पर ही हर जगह फोकस करना है। अगर आपका यूनिट डिजिट आपको निकालना है तो सिर्फ आप यहाँ 4 देखेंगे और इस संख्या का भी यूनिट डिजिट ही देखेंगे और उन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, संख्या यहाँ पर आपके पास बहुत छोटी लिखी हुई थी। अगर हम संख्या को थोड़ा सा बड़ा कर दें, संख्या को बड़ा कर दें, जैसे कि 42, 56, 7, ठीक है। अब इसमें आपको जोड़ना है 9, 2, 7, 5, 4, इस तरीके से ऐसे जोड़ना है और आपको बताना है कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। तो मोस्टली लोग क्या करेंगे भाई, इसको जोड़ना शुरू कर देंगे, इसको जोड़ेंगे, अलग अलग लिखोगे, फिर जोड़ोगे, फिर आपका टाइम लगेगा। ठीक है, तो सीधा आपको यूनिट डिजिट इसमें लिखना है। तो हमने बोला जब आपको यूनिट डिजिट ही चाहिए तो हम पूरा जोड़ेंगे क्यों, पहली संख्या का यूनिट डिजिट देखो क्या लिखा हुआ है, दूसरी संख्या का यूनिट डिजिट देखो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, उसको हमने मार्क कर लिया। उसके बाद देखा हमने बीच में साइन कौन सा लगा हुआ है, तो पहली संख्या का यूनिट डिजिट यहाँ पर 7 है, बीच में प्लस का साइन है, और फिर ये आपका दूसरी संख्या का यूनिट डिजिट 2 है। दोनों को जोड़ देंगे और ये आपके पास में 9 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप मन में भी कर सकते हो, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया? अब ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो ऐसे आपसे क्वेश्चन 3 तरीके के पूछता है। एक तो वो आपसे जोड़ करवाएगा, बड़ा बड़ा जोड़, ठीक है, गुणा करवाएगा, लंबी लंबी गुणा, ठीक है, और सब्सट्रैक्ट यानी घटाना भी करवा सकता है, ठीक है, घटवा भी सकता है। तो ये इतनी सारी चीजें यहाँ पर 3 चीजें होने वाली हैं, बड़ी बड़ी संख्याओं के साथ में कैलकुलेशन होगा, सिर्फ यूनिट डिजिट उसमें पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको जो तरीका बता दिया गया वो चाहे जोड़ का हो, चाहे गुणा का क्वेश्चन हो, चाहे आपका घटाने का क्वेश्चन हो, हर जगह आपको यही काम करना है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो क्वेश्चन आने के साथ साथ में हम लोग सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या बोला गया, आपको इकाई अंक बताना है, यूनिट डिजिट आपको बताना है। ठीक है, तो पहली संख्या का यूनिट डिजिट देखिए क्या लिखा हुआ है 2, उसके बाद अगली संख्या का यूनिट डिजिट देखिए क्या लिखा हुआ है 1, दोनों के बीच में साइन भी देखना है आपको, प्लस का लगा हुआ है, प्लस कर देंगे, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो यहां पर आपके पास जो आंसर है वो 3 हो जाएगा। मतलब आसान तरीके से चीजें यहां पर आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन ऐसे भी आपका आ सकता है कि ये 2 लिखा हुआ है, यहां पर 9 लिखा हुआ है, तो 2 में 9 जोड़ देंगे, 2 में 9 जोड़ देंगे। अब 2 में 9 जोड़ोगे तो आपके पास में 11 आ जाएगा, 11 आ गया। भाई मेरे हमें इकाई का अंक चाहिए, जोड़ने पर चाहे आपका 2 डिजिट का आ जाए, चाहे 50 डिजिट का आ जाए, हमें तो सिर्फ इकाई का अंक यानी लास्ट अंक से मतलब है। ठीक है, लास्ट अंक से मतलब है, तो इसका भी लास्ट अंक कौन सा हो जाएगा, जो भी होगा वही आपके पास आंसर होगा। 1 जो है वो इसका आंसर होगा। जितनी वैरायटीज के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर हैं, और हमने क्वेश्चन को ऐसे ही रखा है ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट सिखा पाए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखिए घटाने का है। तो हमने आपको क्या बताया कि घटाने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, बस छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने पहले बताया। सबसे पहले तो आप उसी पर चलेंगे, जैसे कि यहाँ पर यूनिट डिजिट आपको निकालना है, तो इस संख्या का आखिरी अंक क्या है 8, ठीक है, और दूसरी संख्या का आखिरी अंक क्या है 4, वो भी हमने लिख दिया। बीच में माइनस का साइन लगा है, माइनस लगा दो, और 4 में से 4 गया तो आपके पास 4 बच गया, यही आपके पास आंसर हो गया। है ना, कितना आसान, बिल्कुल आसान। ठीक है, लेकिन अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 है, जो भी है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे आपको यहां पर इकाई का अंक निकालना है। देखिए अभी आपका बेस चल रहा है, अभी जब आप क्वेश्चन देखोगे बड़े बड़े भी क्वेश्चन होते हैं, इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कैसे आपको सीखने हैं, तो वो चीज यहाँ पर आप सीख रहे हो। हालांकि ये घटाना तो सभी लोग घटा लेंगे, लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो हमें सिखाना है। तो क्या हमने आपको बताया था कि जो भी संख्या लिखी होगी उसका लास्ट अंक ले लेंगे, भाई दूसरी संख्या भी जो लिखी होगी उसका लास्ट अंक ले लेंगे, और उसमें से आपको घटाना रहेगा, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है तो बीच में माइनस का साइन लगाएंगे। अब यहां पर हम फंस गए, अब 8 में से 9 घटाना है। पीछे तो बहुत आसान था, पीछे आसान था कि 8 में से 4 घटा रहे थे तो घट गया, लेकिन अब आपका 8 में से आपको 9 घटाना है। अब कैसे घटाओगे, अब कैसे घटाओगे? अब आप सोच रहे हो कि 8 में से 9 घटाएंगे, कुछ होशियार लोग बोलेंगे कि यहां पर माइनस का 1 कर दें। तो भाई मेरे आप यूनिट डिजिट निकाल रहे हो, अब यूनिट डिजिट क्या कभी किसी संख्या का जो डिजिट है वो माइनस में हो सकता है? भाई ऐसी कौन सी आपने संख्या देखी है जिसका कोई एक डिजिट माइनस का हो? नहीं, या तो संख्या पूरी माइनस में हो सकती है, भाई संख्या पूरी माइनस में हो सकती है, लेकिन ऐसा थोड़ी हो सकता है कि भाई किसी भी संख्या पूरी प्लस में चली आ रही है और बीच में सबसे आखिरी वाला जो अंक है वो माइनस में हो जाए, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये चीज तो ऐसे नहीं होगी। तो यहां पर क्या करते हैं, देखो
यहाँ पर ये संख्या छोटी पड़ रही है, हमें ये संख्या को बड़ी करना है, ठीक है, हमें ये संख्या को क्या करना है, बड़ी करना है। तो आप यहाँ पर इस संख्या को बड़ी कैसे कर सकते हो, इसमें कुछ जोड़ोगे तो गलत हो जाएगा। भाई यूनिट डिजिट के साथ में खेल रहे हो तो यूनिट डिजिट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमने बोला पीछे वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि ये संख्या यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, इसके पहले क्या था हमें कोई मतलब नहीं है। इस संख्या में इसके पहले क्या था हमें कोई भी मतलब नहीं है। केवल ये 4 अंक की संख्या हो, चाहे 20 अंक की संख्या हो, चाहे 50 अंक की संख्या हो, हमने सिर्फ आखिरी अंक को देखा था। इसमें भी हमने आखिरी ही अंक को देखा। क्यों? क्योंकि हमें आखिरी अंक ही निकालना था। तो उसी तरीके से यहां पर भी अगर आप देखोगे तो हमें सिर्फ आखिरी अंक से मतलब है, आखिरी अंक से। इसके पहले क्या लिखा हुआ है उससे हमें मतलब नहीं है। अब यहां पर 8 है इसका आखिरी अंक, तो इसके पहले क्या लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप इस संख्या को बड़ा कैसे कर सकते हो, या तो 8 में कुछ जोड़ दो तो ये बड़ी हो जाएगी, लेकिन अगर आप 8 में कुछ जोड़ोगे तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो बदल जाएगा। तो आपको यूनिट डिजिट के साथ में कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है। तो फिर आप कैसे बड़ी कर सकते हो? भाई अगर एक संख्या आपके पास लिखी हुई है उसमें जोड़ नहीं सकते हो तो आप संख्या को दो तरीके से बड़ी कर सकते हो। चाहे आप इधर कोई संख्या लिख दो तो ये 8 का 18 बन गई, चाहे आप 8 में इधर एक लिख दो, ठीक है, या तो लेफ्ट साइड में कुछ लिख दो या फिर राइट साइड में कुछ लिख दो, ठीक है। तो हमने राइट साइड में एक लिख दिया। अब आप ये बात सोचो कि अगर आपने राइट साइड में एक लिख दिया तो भाई मेरे अब ये यूनिट डिजिट तो 1 हो जाएगा, यूनिट डिजिट तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहां पर संख्या का यूनिट डिजिट तो 8 था, तो गलत हो जाएगा। यानी आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते हो। तो फिर कैसा करेंगे? तो हम इस संख्या में यहां पर इसके लेफ्ट साइड में कोई भी अंक बढ़ा लेंगे। कितना बढ़ाएंगे वो आप पर डिपेंड करता है, आप अपनी मर्जी से कितना भी बढ़ाइए, ठीक है। हर बार आंसर सेम ही रहेगा। जैसे करके दिखाते हैं, ये आपका 8 यूनिट डिजिट पहले भी 8 था, आज भी 8 ही है। हमने क्या किया, इसके लेफ्ट साइड में एक अंक बढ़ा लिया, कुछ भी आप बढ़ा लीजिए। आप घटाओगे तो क्या घट जाएगा? तो आप बोलोगे हाँ भाई घट जाएगा। 9 आंसर हो गया हमारे पास, 9 आंसर हो गया। अब कुछ लोग बोलोगे कि भाई 1 ही क्यों रखे, आप 2 रख लीजिए, आपकी मर्जी। 28 में से 9 घटाइए, 28 में से 9 घटाइए तो आपके पास में कितना बचेगा? ये आपके पास 19 बच जाएगा, 19। और 19 में भी हमें यूनिट डिजिट चाहिए, 19 में भी हमें यूनिट डिजिट चाहिए, तो क्या हमारे पास यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा? अब कुछ लोग बोलेंगे भाई हम 28 क्यों करें, हम 38 करेंगे। यहां पर हम 3 रखेंगे। लेफ्ट साइड आपको कोई भी संख्या रखनी है तो अगर आप 3 रख दोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर 29 आ जाएगा। अब 29 में हमें फिर से यूनिट डिजिट चाहिए, तो यूनिट डिजिट इसका क्या हो जाएगा? 9, फिर से 9 आंसर। तो एक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि जब भी आपको घटाना हो और संख्या छोटी पड़ रही हो तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में अपनी मर्जी से कोई सा भी अंक मान लीजिएगा, संख्या बड़ी हो जाएगी। संख्या बड़ी हो जाएगी फिर आराम से आप उसको घटा सकते हैं और यूनिट डिजिट आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो जोड़ भी हमने सीख लिया, घटाने का भी प्रोसेस हमने सीख लिया, ठीक है। अब बारी आती है भाई गुणा की, गुणा की बारी आती है। तो गुणा को समझने के लिए पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए जैसे आप मल्टीप्लाई कराते हो, आपके पास लिखा हुआ है 123 गुणा 11, ठीक है, ये आपके पास में लिखा हुआ है। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपके पास हो जाएगा 135 और 3, ठीक है। चलो अब ये जो मल्टीप्लाई है ये बेसिकली कैसे आया है, हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं किसकी, यूनिट डिजिट की। हम लोग यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेशन ये आया। फिर हमने देखा यहां पर जो यूनिट डिजिट है, आखिरी जो अंक है वो आपके पास 3 है, तो यही आपके पास आंसर हो गया, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने में टाइम लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। और कल को और भी बड़ी संख्या दे दी जाए, 5 संख्याओं की मल्टीप्लाई करानी हो तो फिर और भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो कैसे इस चीज को किया जाएगा, देखिए आपने कैसे मल्टीप्लाई करवाई। आपने यहाँ पर 123 लिखा और इसमें हमने 11 की मल्टीप्लाई कराई। तो हमने सबसे पहले 1 की मल्टीप्लाई कराई तो 123 हो गया। फिर हमने क्या किया, इस तरीके से इसको जोड़ा, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लिकेशन हुआ, आप लोगों को पता है। लेकिन अगर आप इस मल्टीप्लाई के प्रोसेस को ध्यान से देखोगे तो यहां पर बेसिकली क्या हुआ है, यहां पर सबसे पहले इस 3 की 1 के साथ में गुणा कराई गई है, 3 की 1 के साथ में गुणा कराई गई ही आपका 3 आया है। और यही 3 जो है उठाकर यहां पर भी रख दिया गया है, यहां पर तो 0 रहता है, यही 3 को उठाकर यहां पर लिख दिया गया है। यानी ये 3 कहां से आया, जो आंसर है आपका वो यही है, ये आंसर है। अब आंसर की देखो आया कहां से, तो ये 3 है, ये ऊपर से आया। अब ये 3 कहां से आया, पहली वाली संख्या का आखिरी अंक दूसरी वाली संख्या के आखिरी अंक की जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तब हमको यूनिट डिजिट ये मिलता है। यानी हम क्या समझ गए, यहां से हमें ये पता चल गया, अगर हमें 123 गुणा 11 करना है, 123 गुणा 11 करना है, तो वही काम आपको करना रहेगा
जो काम अभी आप पहले कर रहे थे कि इस संख्या का आखिरी अंक लिख लेंगे और इस संख्या का आखिरी अंक लिख लेंगे। दोनों में प्लस था तो प्लस करेंगे, गुणा है तो गुणा करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। तो यहां पर भी आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो 3 गुणे 1 कर देंगे तो ये आपके पास में 3 आंसर हो जाएगा। 3 आंसर हो गया, ये जैसा ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो हमने बेसिक आपको समझा दिया कि चीजें ऐसे वर्क कर रही हैं। अब देखिए, जैसे संख्या आपके पास में थोड़ी सी बड़ी हो जाए, जैसे आपका दे रखा है 143, ठीक है, 12, ठीक है, और ये 15, ठीक है, और ये आपका हो गया 90। सपोज यहां पर कर लेते हैं 91, ठीक है, 91। ये 4 अंक की मल्टीप्लीकेशन हो गई। या चलो पहले 3 अंक की करते हैं, फिर उसके बाद में 4 अंक की करते हैं। देखिए क्या हमने तरीका बताया, हमने तरीका बताया कि जो भी संख्याएं लिखी होंगी सबसे पहले उसका यूनिट डिजिट आपको लिखना है। हमें यहाँ पर कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन नहीं आपसे पूछा जाएगा, आपसे हमेशा पूछा जाएगा कि इस मल्टीप्लीकेशन में जो भी आपका यूनिट डिजिट पर आए वो हमें बता दीजिए। तो आपको क्या करना है, सबका यूनिट डिजिट ही पकड़ना है। तो इसका यूनिट डिजिट 3 हो गया, इस संख्या का यूनिट डिजिट 2 हो गया, इसका जो है वो 5 हो गया। तो सभी में मल्टीप्लाई करवा दीजिए, सभी में मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 30 हो गया। अब 30 में भी आपको यूनिट डिजिट लिखना पड़ेगा जो कि हो गया क्या, 0, जो कि आपके पास में 0 हो गया। ठीक है, अब ये संख्या 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए, चलो थोड़ी संख्या यहां पर ज्यादा करते हैं। जैसे आपका हो गया 79, 72, 55, 67, 89। अब ध्यान से समझिए, अगर आपने इस क्वेश्चन को सही से समझ लिया तो फिर मल्टीप्लिकेशन में आपको कुछ भी समझाने को नहीं बचेगा। अब देखिए क्या हमने आपको बताया, हमने बोला था कि जो भी आपके पास संख्या दे रखी होगी उसका आपको यूनिट डिजिट लिखना है। तो इसका हमने 9 लिख लिया, यहां पर आपके पास में 2 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में ये आपका 5 हो गया, इस संख्या का आखिरी अंक 6 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, और इसका जो है वो 9 हो गया। तो हमने बड़ी संख्या को छोटी तो कर दिया, बड़ी संख्या को हमने छोटा तो कर दिया, लेकिन लेकिन एक चीज आपने नोटिस करी कि भाई अगर आप यहां पर देखोगे तो अब भी ये काफी बड़ी कैलकुलेशन है, अब भी ये क्या है, काफी बड़ी कैलकुलेशन है। तो यहां पर भी आपको टाइम बचाना है और कैसे जल्दी करना है, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करनी है मेरे भाई। जब आपसे सिर्फ यूनिट डिजिट की वो डिमांड कर रहा है तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट पर ही फोकस करते रहना है। जहां पर भी संख्या डबल हो जाए, डबल डिजिट की जहां पर भी हो जाए, सिर्फ आपको यूनिट डिजिट पकड़ लेना है, बाकी छोड़ देना है। ठीक है, कैसे, देखिए आपने यहां पर मल्टीप्लाई करवाया, ये 18 हो गया। ठीक है, ये जैसे ही आपका 18 हुआ तो 18 में हमें क्या करना है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट पर फोकस करना है। इस 1 को हटा दीजिए, मल्टीप्लाई कराई, 18 आया, 2 डिजिट का हो गया, इसको हटाइए, सिर्फ हम 8 पर ही फोकस करेंगे। अब 8 में आगे 5 की मल्टीप्लाई कराएंगे, अब 8 में आगे किसकी मल्टीप्लाई कराओगे, 5 की कराओगे, तो 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, 40 हुआ। अब इस 40 में 4 का मतलब खत्म हो गया, फिर 0 का मतलब आ गया, क्यों, यूनिट प्लेस पर क्या है, 0 है। ठीक है, तो 0 हो गया। अब 0 में मल्टीप्लाई आगे किसकी कराओगे, 7 की कराओगे, 0 में 7 की मल्टीप्लाई कराओगे, 0 हो जाएगा। फिर 0 में 9 की मल्टीप्लाई कराओगे, फिर से 0 हो गया। यानी पूरा मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद में आपको जो यूनिट डिजिट है वो 0 मिल जाएगा। बोलो समझ में आ गया कि नहीं। हालांकि आप यहां पर 9 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 पूरी मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, लेकिन उसमें भी आपका टाइम जाएगा। तो हमने क्या बोला कि आप मल्टीप्लाई इस तरीके से करवाइएगा जहां पर दो दो नंबर की मल्टीप्लाई कराओगे। ऐसा तो नहीं कि एकदम से आपने 3 नंबर की मल्टीप्लाई करा दी। तो दो जो नंबर की मल्टीप्लाई कराओगे, अगर वो 2 नंबर की मल्टीप्लाई कराने पर आपको एक डिजिट से ज्यादा वैल्यू मिल जाए, ठीक है, जैसे कि यहां पर 18 मिल गया, तो 18 में हम सिर्फ यूनिट डिजिट 8 रखेंगे, बाकी हटा देंगे, संख्या छोटी हो गई, कैलकुलेशन कम हो गया। अगर आप चलो इधर से मल्टीप्लाई कराते हैं, अगर आप इधर से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होगा, ठीक है, समझाने के लिए, तो 9 गुणा 3 9 गुणा 7 करोगे तो 9 7 63 हो जाएगा। भाई इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो 63 हो गया, तो 63 में हमें 6 हटा देना है। ठीक है, तो यहां पर 3 बचा। अब इसकी मल्टीप्लाई हो गई। अब कोई सी भी मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई और जोड़ना, आप किसी भी संख्या को पहले जोड़ दीजिए या मल्टीप्लाई करा दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। जोड़ना और मल्टीप्लिकेशन आप कहीं से भी शुरुआत कर दीजिए, लेकिन घटाने का एक रूल होता है, उसको वैसे ही घटाना पड़ता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इतना हो गया। अब इसकी जगह पर हमने 3 लिख लिया। अब 3 में आगे 5 की गुणा करानी है, तो 3 में हमने 5 की गुणा कराई तो क्या हो जाएगा, 15। क्या हुआ, 15।
तो 15 में हमें 1 खत्म कर देना, हमें 5 से मतलब है, यहां तक मल्टीप्लाई हो गई। अब 15 में 2 की मल्टीप्लाई करानी है, यानी कि 5 में 2 की मल्टीप्लाई करानी है। तो 5 में 2 की मल्टीप्लाई कराओगे कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 10 में ये 1 फिर से खत्म हो गया क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए। फिर उसके बाद में 0 में 9 की मल्टीप्लाई करानी है, तो फिर से आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास 0 आंसर फिर से बन गया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई आप कहीं से भी करवाइएगा, जैसे ही मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट का हो जाए उसको सिंगल डिजिट बना लीजिए, आपका कैलकुलेशन बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। चलिए, अब इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से बना पाओगे। देखिए क्या दे रखा है। सबसे पहले आपको यहाँ पर सिर्फ इस पर फोकस करना है कि ये 4 लिखा हुआ है और ये आपका 6 लिखा हुआ है, सभी टर्म मल्टीप्लाई में दे रखे हैं। ये आपके पास में 8 दे रखा है और ये स्टार नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, ये स्टार नहीं है, मल्टीप्लाई करके लिखा गया है और आपको यूनिट डिजिट बताना था। ठीक है, इनटू में 7 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कितना हो गया 6 गुणा 4 कितना हो गया 24। तो 24 का सिर्फ क्या लिखोगे 4, 24 का सिर्फ 4 लिखेंगे, यूनिट डिजिट पर फोकस करना है। अब हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई कराई तो ये क्या हो गया 8 सत्ते 56। तो 56 में सिर्फ आपको क्या लिखना है 5। भाई 56 में सॉरी 6 लिखना है, 56 में आपको क्या करना है ये 5 हटा देना है, 6 लिखना है, जो आपका आखिरी अंक होगा, संख्या का आखिरी अंक ही आपको लिखना है। ठीक है, अब इसकी इसकी मल्टीप्लाई हो गई, इसकी इसकी हो गई, अब इन दोनों के बीच में भी मल्टीप्लाई आपको करानी पड़ेगी ना। 4 गुणा 6 कितना हो जाएगा 24, और 24 में जो आपका यूनिट डिजिट है वो कितना हो जाएगा, 24 में जो यूनिट डिजिट है वो आपके पास 4 हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया कि नहीं। तो मल्टीप्लाई है आप किसी भी तरीके से करवा लीजिए। ठीक है, चाहे आप इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई कराइए, कुल मिलाकर चारों टर्म्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जानी चाहिए। कुल मिलाकर चारों टर्म्स की जो मल्टीप्लीकेशन है वो हो जानी चाहिए, बस इतनी सी बात है। जैसे आप ये करना चाहो कि 6 चौके 24 किया, 24 का 4 लिख गया। ठीक है, अब इस जो 4 आया है, अब इस 4 में 8 की मल्टीप्लाई कराओगे कितना हो जाएगा 8 चौके 32। तो 32 का हम क्या लिखेंगे 2, 32 का आपने 2 लिख लिया। अब 2 बच गया, इस 2 में 7 की मल्टीप्लाई कराओगे कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 में यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, आंसर क्या लिखा हुआ है 4। तो आप किसी भी तरीके से करोगे आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हाँ अगर 4 टर्म्स में मल्टीप्लीकेशन है तो चारों में मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए बस। अब देखिए, तो यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट पर हमने अभी तक क्या क्या सीख लिया है। यूनिट डिजिट आपने ऐड करना सीख लिया है, सारे क्वेश्चंस आप ऐड करके बना लोगे। ठीक है, और आपने मल्टीप्लाई, ऐड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, और ये आपका सब्सट्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपने सीख ली। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर पावर दे रखी होगी, ठीक है, अगर पावर दे रखी होगी तो क्या करेंगे। सीधी सी बात है कि भाई मेरे पावर दे रखी होगी तो क्या करेंगे। जैसा कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 3451 की पावर 51, 531 की पावर 43 में आपको यूनिट डिजिट बताना है। तो यूनिट डिजिट गुणा भाग जोड़ घटाना तो हो चुका है। ठीक है, हालांकि भाग के क्वेश्चन नहीं आते हैं, बाकी सभी आते हैं। अब पावर अगर दे रखी होगी तो इसका कॉन्सेप्ट है, पावर का कॉन्सेप्ट है वो हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, और इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर पावर देखेंगे। चलिए, जैसे कि आप देखिएगा आपके पास लिखा हुआ है पावर का मतलब क्या होता है। जैसे 2 की पावर 5 लिखा हुआ है, 2 की पावर 5, तो इसका बेसिक मतलब होता है कि 2 गुणा 2 गुणा कितनी बार 5 बार। भाई ये इसका मतलब होता है 2 की पावर 5 लिखा हुआ अगर है तो इसका मतलब है जो बेस है इस बेस को पावर जितनी दे रखी होगी उतनी बार मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। ठीक है, ये होता है। अगर यहीं पर ये आपका 2 की पावर 3 लिखा हुआ हो या 5 की पावर 3 लिखा हुआ हो तो इसका मतलब क्या हो जाता है 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, ये 3 बार हो गया। अब हम लोग जो है वो क्या सीखने जा रहे हैं, हम लोग सीखने जा रहे हैं कि अगर आपका दे रखा हो 41 की पावर 42, 41 की पावर 42, इसमें यूनिट डिजिट बताइए। इसमें क्या आपको बताना है यूनिट डिजिट बताना है। तो देखिए ये कुछ आपको जाना पहचाना सा लगेगा। क्यों जाना पहचाना सा लगेगा, क्योंकि इसका पहले मतलब समझो क्या होता है। अगर 41 की पावर 42 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 41 को आपको मल्टीप्लाई कराना है कितनी बार, 41 को आपको मल्टीप्लाई कराना है कितनी बार, आप बोलोगे जितनी बार पावर दे रखी होगी 42 बार इसको मल्टीप्लाई करानी है। अब देखो ये कितना ज्यादा बड़ा लिखा हुआ है, इस बड़े से टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए ये पावर जैसा कॉन्सेप्ट बनाया गया। क्योंकि भाई सभी सेम ही अंक है, अब इस सेम ही अंक को आप बार बार मल्टीप्लाई करा रहे हो, बार बार मल्टीप्लाई करा रहे हो, बहुत बार करा रहे हो, तो हमने एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट बना दिया गया कि इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये हो गया। तो कुल मिलाकर जो मल्टीप्लाई में रूल लगता है यूनिट डिजिट का
वही रूल आपका पावर में भी लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई दोनों सेम ही चीज तो है, दोनों सेम ही चीज तो है। अगर यहीं पर जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाए 12 की पावर 3 में यूनिट डिजिट बताइए, सबसे बेसिक सा क्वेश्चन, 12 की पावर 3 में यूनिट डिजिट बताइए, तो आप तो फंस गए, कहोगे यार ये कैसा क्वेश्चन पूछ दिया, अभी तो कॉन्सेप्ट बताया नहीं। तो भाई मेरे आप इस बात का ध्यान दीजिए कि ये जो 12 का क्यूब लिखा हुआ है इसका मतलब है 12 गुणा 12 गुणा 12। अब तो बताया गया है ना आपको कि इसको कैसे यूनिट डिजिट निकालते हैं, इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं आपको बताया गया है। ठीक है, कैसे बताया गया कि यहाँ पर दो, यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो, सभी की मल्टीप्लाई करा देंगे तो दो दूनी 4 दूना 8, तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो हमारे पास 8 आ जाएगा, इसका जो यूनिट डिजिट है वो हमारे पास 8 आ गया। ठीक, लेकिन अब इसमें यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें हम यहां पर क्या करेंगे, तो वही भाई कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया, वही कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया कि देखिए जो भी संख्या लिखी होगी उसका आपको यूनिट डिजिट लिखना है। तो यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, सभी जगह 1 होगा, सभी जगह 1 होगा, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। भाई क्या बताया गया था, मल्टीप्लाई में आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पर फोकस करना है, तो सिर्फ आप यूनिट डिजिट लिखेंगे। और ये संख्या कितनी बार लिखी हुई है, 42 बार लिखी है, यानी एक 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 एक, एक आपको कितनी बार इसमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 42 बार मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। और मेरे भाई आपको पता होगा कि अगर हम एक की गुणा एक के साथ में ही करा रहे हैं, चाहे कितनी भी बार कराएं, 10 बार 20 बार 30 बार 40 बार, तो वो हमेशा एक ही रहेगा, दो थोड़ी हो जाएगा, पांच थोड़ी हो जाएगा। भाई एक में एक की गुणा कराओगे, एक एकम एक, फिर से आपका एक आया, फिर एक में एक की गुणा कराओगे, फिर से एक आया, फिर एक में एक की गुणा कराओगे, फिर से एक आया। ये काम आप चाहे कितनी भी बार करो, चाहे ये 42 बार होता, चाहे ये 420 बार होता, चाहे 840 बार, चाहे आपका ये 10,400 बार होता। और जब आप एक में एक की गुणा करा रहे हो तो चाहे कितनी भी बार गुणा गुणा कराइए, यहां पर जो मल्टीप्लीकेशन है इस सभी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो एक ही रहेगा। और अगर एक ही रहेगा तो यही हमारे पास आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। यानी 41 की पावर 42 में अगर आपको यूनिट डिजिट लिखना होगा तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ये बेसिक आपका ये फॉर्मेट हो गया, एक्सपेंशन इस तरीके से होता है। अब इसमें आपने देखा कि सभी जगह यूनिट डिजिट पर 1 1 1 1 1 लिखा हुआ है, तो सभी की मल्टीप्लाई करा देंगे और ये काम बन गया। ठीक है, देखिए थोड़ा और इस चीज को समझते हैं। जैसे आपके पास लिखा होगा 5 की पावर 10, इसमें आपको यूनिट डिजिट बताना है, 5 की पावर 10 में यूनिट डिजिट बताना है। तो अब आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, 5 को 10 बार लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके, 5 को कितनी बार, 10 बार। चलो 10 बार लिख ही देते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये 10 बार हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10, यही हो गया। अब इसको हमने इस तरीके से एक्सपेंड करके लिख दिया। अब आप पूरी की पूरी मल्टीप्लाई कराइए, पूरी की पूरी मल्टीप्लाई कराइए, भाई जो भी लिखा हुआ है सभी की मल्टीप्लाई कराएंगे। 5 का स्क्वायर पता है आपको कि ये 25 हो गया, 25 पंचे 125 हो गया, और 125 पंचे ये आपका 625 हो गया, 625 ये आपका हो जाएगा 3125। ठीक है, कितना हो गया, 3125। 3125 के बाद में फिर से अगर आप आगे देखोगे तो ये आपका हो जाएगा 15625। ठीक है, 15625 के आगे फिर फंस गए, कहां तक आप मल्टीप्लाई कराओगे। कल को अगर ये आपका 5 की पावर 100 दे दे तब क्या करोगे, तो यहां पर आप फंस गए। ठीक है, कि ये कैलकुलेट आपको नहीं करना है, कैलकुलेट आपको नहीं करना है। तो अगर कैलकुलेट नहीं करेंगे तो फिर कैसे क्वेश्चंस करेंगे, तो देखिए कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है उसको ध्यान से हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप एक की पावर कुछ भी करो, ठीक है, एक की पावर चाहे कुछ भी करो, चाहे 5 की पावर कुछ भी करो, ठीक है, चाहे आप 6 की पावर कुछ भी करो, ठीक है, चाहे आप 0 की पावर कुछ भी करो, ठीक, तो यहां पर आपके पास यूनिट डिजिट क्या आता है, यहां पर यूनिट डिजिट क्या आएगा। एक की पावर अगर आप कुछ भी करते हो तो आपका यूनिट डिजिट हमेशा एक ही रहेगा। अगर 5 की पावर अगर आप कुछ भी करते हो, कुछ भी का मतलब पावर कुछ भी करो, 100 200 500 300 312 330 340 यानी कुछ भी करो तो 5 ही रहेगा। 6 अगर दे रखा होगा तो 6 की पावर अगर आप कुछ करोगे तो 6 ही रहेगा यूनिट डिजिट। 0 है तो आपका 0 ही रहेगा, 0 है तो 0 ही रहेगा। अब कैसे आपको सिखाते हैं, देखिए, देखो 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5, 5 की पावर 6,
देखिए ध्यान से देखिएगा इस बात को। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यूनिट डिजिट क्या आ गया 5। 5 का क्यूब कितना होता है 125, यूनिट डिजिट क्या आ गया 5। 5 की पावर 4 कितना होता है 625, यूनिट डिजिट कितना आ गया 5। 5 की पावर 5 कितना होता है, ये आपके पास में हो जाएगा 3125, यूनिट डिजिट कितना हो गया 5। 5 की पावर जो 6 होता है वो आपके पास में होता है 15625, यूनिट डिजिट कितना हो गया 5। यानी 5 की पावर आप कितना भी बढ़ाइएगा, ये पावर कितना भी बढ़ा दीजिएगा, यूनिट डिजिट अगर आपका यहाँ पर 5 है तो यूनिट डिजिट यहाँ पर भी 5 ही रहेगा। और ये सिर्फ कितने केस में होता है, ये सिर्फ आपका इन्हीं के साथ में होता है। जैसे जैसे और एग्जांपल लीजिएगा, जैसे कि 6 का स्क्वायर लिखेंगे, 6 का क्यूब लिखेंगे, 6 की पावर 4 लिखेंगे। देखिए अगर 6 का स्क्वायर लिखोगे तो आपके पास 36 आएगा, ठीक है। बेस में 6 था तो यूनिट डिजिट भी आपका 6 ही रहेगा। 6 का क्यूब कितना होता है 216, यूनिट डिजिट आपका 6 ही रहेगा, क्योंकि 6 था 6 आपका रहेगा। 6 की पावर 4 करोगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 3296 हो गया। तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा, यानी अगर 6 था, अगर आप 6 की पावर कितनी भी करोगे तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही रहेगा। ये आप देख लिए, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम लोग देखें 1 के साथ में क्या होता है वो तो हम आपको बता ही दिए। भाई 1 के साथ में क्या होता है, 1 की पावर चाहे आप कुछ भी करो, भाई 1 की पावर चाहे आप कुछ भी करो। जैसे कि 1 के पावर में अगर हम लोग 1 की पावर चाहे 50 करें, क्योंकि सीधा सा फार्मूला है 1 की पावर एनीथिंग, हमेशा से पढ़ते आए होगे, ठीक है। 1 की पावर एनी इज इक्वल टू 1, ठीक है। 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आता है हमेशा, ठीक है। और 0 की पावर कुछ भी करो तो भी आपका 0 ही रहेगा, उसमें तो कोई बदलाव नहीं है। ये पॉइंट तो आप लोगों को बेसिकली पता ही होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब ये छोटी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो फिर अब आप ये बात सोचोगे कि 1 का आपने बता दिया, 0 का बता दिया, 1 का बता दिया, 5 का बता दिया, 6 का बता दिया, और भी तो अंक होते हैं, उनकी पावर करेंगे तब क्या आएगा। आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए अगर आप सीखने वाले बच्चे हो तो। आप बोलोगे 2 की पावर 16 करेंगे, 2 की पावर 168 करेंगे, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आएगा, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आएगा, भाई आपने नहीं बताया। 3 की पावर करेंगे, 3 की पावर 101 करेंगे तो क्या आएगा, भाई 7 की पावर 902 करेंगे तो क्या आएगा। आपने तो सिर्फ 1 0 6 और 5 बता दिया, सबर रखो ये भी बताएंगे, ठीक है। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है सबसे पहले वो समझ लेते हैं। देखिए ये जितना छोटा कॉन्सेप्ट आपको देखने में लग रहा है उतना छोटा नहीं है। जैसे समझिए ये आपके पास लिखा हुआ है 55 की पावर 105, इसमें आपको यूनिट डिजिट बताना है। अब आप बोलोगे भाई 5 को सिखाया है 55 पूछ दिया, तो सबसे पहले हमने ये भी तो आपको बोला था जब भी आपसे यूनिट डिजिट पूछा जाए, जब भी यूनिट डिजिट पूछा जाए तो हमेशा आपको क्या करना होगा, सिर्फ संख्या का यूनिट डिजिट लेना है, बाकी क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता है, बाकी क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता है। यानी ये संख्या लिखी तो ऐसे होगी लेकिन आपके दिमाग में इसको ऐसे दिखना चाहिए। क्वेश्चन आपका किताब में ऐसे दे रखा होगा, एग्जाम में ऐसे दे रखा होगा, लेकिन आपको पढ़ना इसको ऐसे ही है कि 5 की पावर 105। क्यों, क्योंकि हम यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं, तो यूनिट डिजिट अगर आप निकाल रहे हो तो इसके पहले 10th प्लेस पर 12 100 प्लेस पर 1000 प्लेस पर क्या है उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें सिर्फ फोकस करना है यूनिट डिजिट पर। अब ये मत करना कि पावर में जो है इसको हटा देना पावर बदल देना, नहीं, अलग चीज होती है। तभी हमने आपको एक्सपेंशन बताया था। देखिए जैसे 55 की पावर, ये आपका लिखा हुआ है 55 की पावर 105, तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले ये लिखेंगे, ये है 55 गुणा 55। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 45 की पावर, चलो 45 की पावर 105, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बेस में आपका 45 है, ठीक है, बेस में क्या है, बेस में 45, तो 45 की मल्टीप्लाई आपको कराते रहना है, कितनी बार, 105 बार कराने हैं, 105 बार, 105 बार। अब ये तो मल्टीप्लाई वाला एक बेसिक सा क्वेश्चन हो गया, मल्टीप्लाई का बेसिक सा क्वेश्चन हो गया, जिसमें हमने आपको क्या बोला था कि आपको सिर्फ यूनिट प्लेस वाली वैल्यू पर फोकस करना है, बाकी से हमें मतलब नहीं है, यानी इस 4 से मतलब नहीं है, इस भी 4 से मतलब नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट वाले नंबर पर फोकस करना है। तो भाई ये आपका 5 गुणा 5 गुणा 5 ऐसे करते हुए कितनी बार, ये कितनी बार मल्टीप्लाई करानी है आपको, 105 बार, 105 बार। अब इसमें यूनिट डिजिट मत देखने लगना, भाई ये हम काउंटिंग लिख रहे हैं, यहाँ पर संख्या थोड़ी लिखी है 105, हम ये काउंटिंग लिख रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई आपको कितनी बार करवानी है, ठीक है। तो ये 105 बार, तो 5 गुणा 5 गुणा 5, इसकी मल्टीप्लाई आपको 105 बार करवानी है, तो क्या आप इस बात को ऐसे लिख सकते हो 5 की पावर 105,
तो यही तो हमने आपको ऊपर समझाया था। यानी ये जो चीज ये थी, ऐसे करके आप इसको घटाओगे हटाओगे, उससे अच्छा तो यही रहेगा कि सीधा आपको ये 45 की पावर 105 लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो सीधा हम लोग क्या देखेंगे, 45 की पावर 105 लिखा हुआ है, तो हम लोग सीधा यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट पर इसमें से ये 4 हटा देंगे, 5 की पावर 105 हो गया। और 5 की पावर कुछ भी हो, ये हम अभी पढ़ के आए हैं कि अगर 5 की पावर कुछ भी होगी तो हमारे पास यूनिट डिजिट जो है वो 5 ही रहेगा। 0 1 5 6 के केस में यूनिट डिजिट नहीं बदलता है, जो आपका बेस में होगा वही आपका इधर रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए और एग्जांपल से आपको समझाते हैं। चलो इसमें यूनिट डिजिट बताइएगा। इसमें यूनिट डिजिट बताइए। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आपके पास लिखे हुए हैं, तो इसमें सभी में आपको क्या बताना है, यूनिट डिजिट बताना है। ये कर लिया, ये समझ लिया, तो समझो सब कुछ हो गया, पावर वाला खेल समझो खत्म हो गया। देखिए हमने क्या बोला, अगर आपको यूनिट डिजिट लिखना है तो बेस में जो भी संख्या होगी, देखो पावर के साथ में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, आप लिमिटेशंस है ना। पावर क्या होती है, पावर बेसिकली ये होता है कि हमने कितनी बार मल्टीप्लाई करवाई है। तो आप अगर पावर के साथ अगर आप चेंजमेंट कर दोगे, पावर के साथ चेंजमेंट कर दोगे, तो सपोज ये 52 संख्याएं लिखी हुई है मल्टीप्लाई करके, 42 और 46 ऐसी 92 92 संख्याएं लिखी हुई है मल्टीप्लाई करके। अगर पावर में आपने बदलाव कर दिया तो संख्याएं कम हो जाएंगी, अब संख्याएं कम हो गई तो आंसर बदल जाएगा। तो इस वजह से पावर में आपको चेंजमेंट नहीं करना है, संख्याएं जितनी है उतनी ही रहनी चाहिए। अगर चेंजमेंट किस में करना है कि आपको सिर्फ इसके यूनिट डिजिट से मतलब है, बाकी से मतलब नहीं है। सिर्फ आपको यूनिट डिजिट से मतलब है, बाकी से मतलब नहीं है। सिर्फ आपको यूनिट डिजिट से मतलब है, बाकी से नहीं है। यहां पर भी वही काम। ठीक है, अब देखिए अगर बेस में आपका 6 है, पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट आपका 6 ही रहेगा। अगर बेस में 5 है तो पावर कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब कुछ भी पावर हो, तो आपके पास यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। अगर बेस में 0 है, पावर कुछ भी हो, तो यूनिट डिजिट आपका 0 ही रहेगा। अगर बेस में 1 है और पावर चाहे कुछ भी हो, कितनी भी छोटी हो, कितनी भी बड़ी भी क्यों ना हो, आपके पास यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। अगर आप लोग समझ पाए हो इस बात को, अगर आप लोग इस बात को समझ पाए हो, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप चुटकियों में निकालोगे। देखिए यहां पर संख्या, इससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये आपका 1 की पावर 51 हो गया, और यहां पर इससे भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आगे आपका 1 की पावर 43 हो गया। ठीक है, 1 की पावर चाहे कुछ भी करो 1 ही रहेगा, 1 की पावर चाहे कुछ भी करो 1 ही रहेगा। दोनों में मल्टीप्लाई करा दोगे तो 1 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। कितना आसान है बताओ। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता था तो क्या 1 गुणा 1 करने के लिए आपको ये सब लिखना पड़ता, कि आपने सीधा क्वेश्चन देखा और सीधा सी आंसर टिक कर दिया, मतलब 1 सेकंड में आंसर। भाई 1 गुणा 1 करने के लिए क्या आप पेन और पेपर का यूज करोगे? वो तो माइंड में भी हो जाएगा भाई 1 गुणा 1। ठीक है, तो लेकिन समझने के लिए पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसके पीछे मेहनत अगर आपने करी है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप चुटकियों में कर पाओगे। देखिए टोटल आपके पास जो डिजिट होते हैं, टोटल जो डिजिट होते हैं, जैसे कोई संख्या लिखी हुई है, उसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या क्या हो सकता है, क्योंकि जो आपके पास आंसर बनेगा, जैसे यूनिट डिजिट यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो अगर कोई भी संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट आपके पास टोटल 10 होते हैं। भाई यूनिट डिजिट बोलो या डिजिट बोलो, ठीक है, जो टोटल डिजिट हैं वो आपके पास कितने होते हैं, 10 होते हैं। कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये टोटल आपके पास डिजिट हो गए, कुल अंक। भाई ये यही अंक होते हैं और इन्हीं अंकों से मिलकर संख्या बनती है। अब हमने बोला कि अगर किसी भी संख्या के आखिर में 0 आ जाए या 1 आ जाए या 5 आ जाए या 6 आ जाए, तो इसका हम तो रूल पढ़ के आ गए। किसी भी संख्या के आखिरी में, और संख्या पावर फॉर्मेट में दे रखी हो, और उस संख्या के आखिरी में 0 आ जाए या 1 आ जाए या 5 आ जाए या 6 आ जाए, तो यूनिट डिजिट क्या होता है ये तो हम पढ़कर आए हैं। लेकिन अगर संख्या आपके पास ऐसी हो गई कि भाई 2 की पावर बताइए 101 क्या होगा, यह संख्या आपके पास ऐसी हो गई 3 की पावर 99 बताइए क्या होगा यूनिट डिजिट, या आपके पास आ गया 4 की पावर 101, यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। ठीक है, तो उस केस में क्या करोगे,
उस केस में क्या करोगे? देखो ज्यादा डीप में ना जाते हुए जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतना हम आपको बता रहे हैं। बाकी सभी केस में क्या होगा कि हम पावर में 4 का भाग करेंगे। इसके पीछे क्या लॉजिक है आपको समझने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, ठीक है। एसएससी में ये चीजें समझाई जाती हैं, तो हमारे वहां पर बैचेस चलते हैं, उनमें सब चीजें डिटेल में सब कुछ बताई जाती हैं। जब जिस हिसाब का वेटेज रहता है, जिस हिसाब का उनका क्वेश्चन पूछे जाते हैं हाई लेवल के, तो उस हिसाब से चीजें आप बताई जाती हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आ सकता है भाई, ये क्वेश्चन अगर आ सकता है तो कल को वो ऐसे भी तो पूछ सकता है कि 2 की पावर 100 लिखा हुआ है तो यूनिट डिजिट बताइए, ये भी पूछ सकता है। तो इस वजह से हम आपको एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे के लॉजिक मत पूछना, ठीक है, वरना आप भी नहीं इंटरेस्ट इसमें दिखा पाओगे और वो टाइम ऑफ वेस्टेज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, जो भी पावर दे रखी होगी उसमें 4 का भाग करना है और रिमाइंडर लिखना है, ठीक है। 4 का भाग करके रिमाइंडर लिखना है। अब ये होगा कैसे वो हमें बताना है। किसमें? सभी में, मतलब इन चारों को छोड़कर अगर कहीं पर भी आपका 2 आ जाए, ठीक है, या 3 आ जाए या 4 आ जाए या 7 आ जाए या 8 आ जाए या 9 आ जाए, इन सभी केस में आपका यही काम करेगा रूल, ठीक। देखिए क्या हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपका लिखा हुआ है 2 की पावर 100, इसमें आपको यूनिट डिजिट बताना है, ध्यान से समझिएगा। देखो अगर पावर छोटी होती सपोज लिखा होता 2 का क्यूब, तो आप बोल देते कि 8, यूनिट डिजिट इसका 8 हो गया। चलो मान लेते हैं पावर और भी छोटी होती, लिखा होता 2 की पावर 10, तब भी आप एक बार बता देते कि ये 1024 हो गया, ठीक है, यूनिट डिजिट इसमें 4 हो गया। चलो और भी पावर इस तरीके से लिखी होती 10 की पावर 12, ठीक है, तो यहां पर आपका 4096 हो गया, तब भी आप बता देते कि यूनिट डिजिट 6 है। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है 2 की पावर 100, तब तो फंस गए भाई। 2 की पावर 100 की वैल्यू कहां से लाओगे? वैल्यू अगर आपको पता होती है तब तो आप आंसर यूनिट डिजिट का लिख देते, लेकिन वैल्यू ही नहीं पता है तो आप आंसर कैसे लिखोगे? तो आप फंस गए। यानी कुल मिलाकर जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम है पावर की। ये पावर इतनी बड़ी क्यों है? प्रॉब्लम आ रही है पावर बड़ी की। अब कुछ लोग यहां पर ये चीज भी सोच रहे होंगे कि इसको अगर हम एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड करोगे तो 2 100 बार आ जाएगा, और जब ऑलरेडी ये संख्या यूनिट डिजिट की ही है भाई, 2 ही सिंगल डिजिट का है, तो उसमें आप कैसे और उसको छोटा कर सकते हो? नहीं कर पाओगे, कोई तरीका ही नहीं। दूसरा तरीका जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको समझिएगा, ठीक है। तो पावर बड़ी है हमारे पास, यही दिक्कत है। अब इस पावर को हमें छोटा करना है। क्या करना है? पावर को छोटा करना है, पावर को छोटा करना है। तो भाई पावर को छोटा कैसे कर सकते हो? या तो हम उसमें कुछ चीजें घटा दें। तो घटाने से कितना घटाओगे? सबसे जो जल्दी चीज छोटी हो जाती है, या कोई भी चीज बहुत एकदम से बड़ी हो जाती है, कैसे? मल्टीप्लाई करने पर। मल्टीप्लाई करने पर एकदम से चीज बहुत बड़ी हो जाएगी, डिवाइड करने पर एकदम से बहुत चीज छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो वही काम यहां पर किया गया है, पावर में 4 का भाग करके हम पावर को छोटा करेंगे, ठीक है, पावर को छोटा करेंगे। तो पावर में आपको 4 का भाग लगाना पड़ेगा। ये 100 लिखा हुआ है, चलो 2 की पावर ले लेते हैं 51 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको भाग करना पड़ेगा किससे? 4 से। पावर जो भी दे रखी होगी, जो भी पावर दे रखी होगी उसमें 4 का भाग लगाएंगे। 4 का भाग लगाओगे तो यहां पर कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 1, और 4 दूना 8, 3। तो यहां पर जो शेषफल है वो 3 आ गया। यानी हमें जो है वो पावर छोटी करनी थी। अब पावर को 4 से भाग करेंगे और रिमाइंडर लिख देंगे। तो यहां पर 2 की पावर 51 था, पावर बड़ी थी, हमें समझ में नहीं आ रहा था कैसे सॉल्व करें। हमने क्या किया? पावर में 4 का भाग लगाया। क्या 4 का ही भाग आपको करना है? हाँ भाई, हर जगह आपको 4 का ही भाग करना है। तो हमने क्या किया? हमने यहां पर जो 2 था उसको तो ऐसे ही रखेंगे, दिक्कत थी पावर बड़ी में, तो पावर बड़ी करके छोटी करेंगे। कैसे? 4 से भाग करके जो शेषफल आएगा उस शेषफल को पावर की जगह पर लिख देना है। भाई ये 51 था पहले पावर, अब जो शेषफल आया है उस शेषफल को पावर में चिपका देंगे, और अब तो ये छोटी हो गई। अब आपके पास आंसर आ गया। जब भी आप 4 से भाग करोगे, चाहे बड़ी से बड़ी कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, ठीक है, आपके पास रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, बस इतना ही आ सकता है। रिमाइंडर सिर्फ इतना ही आएगा। यानी पावर चाहे जितनी भी बड़ी दे रखी हो, आपके पास एट द लास्ट या तो पावर 0 आएगी या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, बस। और इतना तो आप हर एक क्वेश्चन में कर लोगे भाई। क्यूब तो आप हर एक क्वेश्चन में सॉल्व कर लोगे ना, क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और क्वेश्चंस पर, जैसे 3 की पावर अगर आपके पास दे रखा होगा 102, 3 की पावर 102 दे रखा है, इसमें यूनिट डिजिट बताइए। सबसे पहले तो आपको चेक करना है
कि ये किस कैटेगरी वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो भी बेस में दे रखा होगा वही यहाँ पर हो जाए, इस वाली कैटेगरी का तो नहीं है, नहीं। क्योंकि अगर आपका 0, 1, 5 और 6 है बेस में, तो यूनिट डिजिट आपका 0 होगा तो 0 ही रहेगा, 1 होगा तो 1 ही रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा। इसके अलावा जो भी आ जाए बेस में इसके अलावा जो भी आ जाए, तब हमें 4 से भाग करना होगा, किसमें, पावर में। तो भाई मेरे पावर में 4 का भाग लगाओ, क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, ये आपके पास रिमाइंडर हो गया। अब पावर बड़ी थी, हट गई। अब पावर जब हट जाएगी तो नई पावर क्या होगी, रिमाइंडर हो जाएगा। रिमाइंडर कितना, 2, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 9 जो है वो इसका राइट आंसर हो गया। फिर से देखिए, ये हर जगह काम करेगा, किस किस पर बता दिया हमने, किस किस पर काम करेगा। 7 की पावर जैसे आपके पास आ जाए, ठीक है, 7 की पावर आ जाए, यूनिट डिजिट बताइए, ठीक है। तो कुछ लोग इसको पूरा भाग करेंगे, कुछ लोग इसको पूरा भाग करेंगे। लेकिन अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 पढ़ रखा है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, उसमें क्या बोलता है कि आपको पूरा नहीं भाग करना है, सिर्फ लास्ट के 2 अंक को भाग करना है, सिर्फ लास्ट के 2 अंक को भाग करना है। या फिर इसी रूल में आप नोट कर लीजिएगा, डिविजिबिलिटी रूल अभी आपने नहीं पढ़ा है, पढ़ा देंगे आपको डिविजिबिलिटी रूल सभी के। तो जो पावर दे रखी होगी, तो यहां पर पावर के लास्ट के 2 अंक, ऐसा बोलिए, पावर के लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग। ये चेंज हमने इसलिए किया भाई मेरे, चेंज हमने इसलिए किया, और आगे यहां पर ये भी लिख लेना, न्यू पावर। अब जो नई पावर बनेगी, वो जो यहां से रिमाइंडर बचेगा, वही आपकी न्यू पावर हो जाएगी। न्यू पावर क्या होगी, जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो अब नई पावर हो जाएगी। चेंज हमने यहाँ पर इसलिए किया ताकि अभी आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ाया है। डिविजिबिलिटी रूल में होता है, जब भी आप 4 को भाग करते हो तो आप पूरी संख्या को भाग मत करिएगा, सिर्फ लास्ट के 2 अंक देख लीजिए, लास्ट के 2 अंक को 4 से भाग कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। पूरा भाग करने में आप टाइम वेस्ट मत करिए। जैसे 2 का अगर आपको भाग करना है, प्रीवियस क्लास में हमने 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपको बताया था कि कोई भी संख्या चाहे 10 अंक की हो चाहे 50 अंक की हो, तो आपको पूरा का पूरा नहीं भाग करना होता है, आप सिर्फ लास्ट के 2 अंक, लास्ट का 1 अंक भाग करेंगे, आपको पता चल जाएगा। 2 के केस में, 4 के केस में आपको लास्ट के 2 अंक के भाग करने होते हैं। ये डिविजिबिलिटी की क्लास हम लोग लेंगे, जिसमें हम सारी का सारा जो डिविजिबिलिटी रूल है वो कवर करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप इतना याद रखेंगे, पावर बहुत बड़ी दे रखी होगी, 2 अंक की भी हो सकती है, 3 अंक की भी हो सकती है, 10 अंक की भी हो सकती है, 5 अंक की भी हो सकती है। तो हमें पावर के लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग लगाना है, कुछ शेषफल आएगा। अब जो शेषफल आएगा वही आपकी नई पावर बन जाएगी, ठीक है। तो यहां पर हमने भाग लगाया, 3 शेषफल आ गया, तो अब जो नई पावर है वो जो शेषफल होगा वही नई पावर बन जाएगी, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर आपको क्या करना था, पूरा भाग कर दोगे, टाइम अगर आपके पास में है तो पूरा भाग कर दीजिए, नहीं टाइम है तो जो पावर के लास्ट के 2 अंक है उसी को 4 से भाग करेंगे, यानी 0, 2, 0, 2। तो भाई 0, 2 को जब 4 से भाग करोगे, 0, 2 को, भाई ये क्या लिखा हुआ है, 0, 2, ठीक है, यानी कि 2। अब 2 को 4 से भाग करोगे तो सीधा यहाँ पर शेषफल 2 ही रहेगा ना, ये भाग ही नहीं जाएगा, शेषफल 2 ही तो रहेगा, देखो वही तो आ रहा है। तो इतना यहाँ पर ये भाग करने की आवश्यकता थी क्या, नहीं। तो आपने इसको देखा और डायरेक्टली आपने बोल दिया कि यहाँ पर 2 शेषफल आएगा, सीधा 2 यहाँ चिपका दिया, आंसर आ गया, ये पूरा भाग भी नहीं करना पड़ा आपको, ठीक। चलिए, अब ऐसे भी तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे, तो इसको देखकर घबराना नहीं है, ठीक है। इसको देख के घबराना नहीं, क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला, बेस में आपका कुछ भी हो, सिर्फ हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, ये खत्म हो गया। बेस में कुछ भी हो, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, तो ये खत्म हो गया। यानी 7 की पावर समथिंग लिखा हुआ है इंटू 2 की पावर समथिंग लिखा हुआ है, इसमें यहां पर आपको यूनिट डिजिट बताना है, ठीक है। संख्या वो बहुत बड़ी भी कर सकता है, बेस में संख्या बहुत बड़ी कर सकता है, लेकिन सिर्फ बेस का हमें यूनिट डिजिट देखना होता है, ठीक है। इतना हो गया। अब हमने क्या बताया, पावर बड़ी है, इसको छोटा करना पड़ेगा, तो लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग लगाओ, तो 22 में आप 4 का भाग लगाओगे, शेषफल कितना आएगा, हमें शेषफल से मतलब है, 4 पंचे 20, शेषफल आपका 2 हो गया, ठीक है। अब पावर नहीं कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, किसकी, 7 की, 7 की पावर 2, ठीक। यहां पर देखिए लास्ट के 2 अंक क्या लिखा हुआ है, 31, तो 31 में 4 का भाग लगाओ, कितना शेषफल आएगा,
7 चुके 28, 28 और 3 31, तो रिमाइंडर आपके पास 3 हो गया। रिमाइंडर क्या हो गया? 3। ठीक है, तो 2 की पावर चल रही थी तो 2 लिख लेंगे, नई पावर क्या हो जाएगी? 3। बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा देंगे भाई, इसको अलग सॉल्व किया, इसको अलग सॉल्व किया, बीच में मल्टीप्लाई है तो बीच में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पावर बड़ी बड़ी थी ना, पावर छोटी छोटी हो गई। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 7 का स्क्वायर 49 और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। अब पूरा आपको मल्टीप्लाई नहीं करवाना है, पूरा नहीं मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, 9 8 कितना हो जाएगा? 72। 72 में यूनिट डिजिट कितना हो गया भाई? सिर्फ इसकी इसकी मल्टीप्लाई करवानी है, 72 हो गया, तो 72 में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, तो 2 जो है वो इसका आंसर होगा। देखो कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको कितनी आसानी से आप समझ गए। ठीक है, अब इसमें सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिख लेंगे और भाई इसको खत्म करेंगे। कोई भी चीज हमने कोशिश करी है कि कुछ भी छूटे ना, जैसे जैसे आपका 8 की पावर 100 लिखा हुआ है, 8 की पावर 100 लिखा हुआ है, या इसको ऐसे कर लीजिए 2458 की पावर 100 लिखा हुआ, बात वो एक ही है। ठीक है, इसमें आपको यूनिट डिजिट बताना है, यूनिट डिजिट। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो इसे खत्म कर दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। अब आपके पास क्या बचा? 8 की पावर 100 बच गया। 8 की पावर 100 में यूनिट डिजिट बताना है। हमने क्या बोला था, आपको भाग करना होगा, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए इसको, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से ही पूछे जाते हैं। पावर में 4 का भाग लगाना है, पावर में 4 का भाग लगाना है। 4 का भाग लगाओगे कितना हो जाएगा? 2500 के 100, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, शेषफल आपके पास 0 हो गया। शेषफल क्या हो गया? 0 हो गया। अब शेषफल 0 हो गया तो हमने क्या बोला था, जो भी शेषफल आएगा वही आपकी पावर हो जाएगी। 8 की पावर 100 था, अब पावर 0 हो गई। अब क्या हो गई? पावर 0 हो गई। ठीक है, तो पावर 0 हो गई, तो आपको पता होगा 8 की पावर कुछ भी होता है तो भाई अगर किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो आंसर आपका 1 हो जाता है। ठीक है, ये अलग चीज हो गई, लेकिन यहाँ पर ये ऐसा नहीं करेंगे। जब भी आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए, इसको ऐसे 8 की पावर 0 लिख के काट देना और लिखना कि जब भी आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए, क्या ये 8 के केस में है? नहीं, ये सभी के केस में है। किसके? सभी के, चाहे वो आपका 2 दे रखा हो, चाहे 3 दे रखा हो, चाहे आपका 7 हो, चाहे 8 हो। ठीक है, इन सभी के केस में, इन सभी के केस में आपको ये करना पड़ेगा, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो पावर पावर 0 नहीं रखेंगे, 0 नहीं रखेंगे। पावर कितनी रखेंगे? पावर हमेशा 4 रखेंगे। 4 कैसे याद रखोगे? जिससे भाग करते हैं, जिससे भाग करते हैं उसी को पावर रखेंगे। ठीक है, पावर किसको रखेंगे? 4 को रख देंगे, बस ये आपको काम करना रहेगा। और जैसे ही आप ये काम करोगे तो आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। हमने देखा रिमाइंडर 0 आ गया, जब रिमाइंडर 0 आएगा उस केस में ये जो पावर आप छोटी कर रहे थे वो यहाँ पर 8 की पावर 0 नहीं होगा, कितना हो जाएगा? 8 की पावर 4 होगा। और 8 की पावर 4 कितना होता है? तो आपने बोला 8 का क्यूब 512, और 512 में 8 की मल्टीप्लाई करा देंगे तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा मेरे भाई? 8 दूना 16, यानी कि 6। तो 6 इसका आंसर होगा, ना कि यहाँ पर 8 की पावर 0 नहीं करना है। ये बात विशेष तरीके से इसको ध्यान में रखना। ढेरों सारे इस पर क्वेश्चंस पूछे आते हैं। ढेरों सारे का मतलब है बहुत सारे क्वेश्चंस। जैसे 12 की पावर 40, जैसे 12 की पावर ठीक है, यहां पर यूनिट डिजिट बताइए। तो हमें क्या करना, सबसे पहले यहां पर इस 1 को हटाएंगे क्योंकि हमें यूनिट डिजिट से मतलब है। ठीक है, दूसरा काम करेंगे, पावर के लास्ट के 2 अंक को 4 से भाग करेंगे। तो हमने इसको 4 से भाग किया, 18 चुके 72, ये पूरा पूरा कट गया, शेषफल 0 आ गया। जैसे ही शेषफल 0 आया तो हमें अब नई पावर जो है, न्यू पावर क्या रखनी पड़ेगी? न्यू पावर हमें 4 रखनी पड़ेगी। तो पहले पावर कितनी थी? पहले पावर कितनी थी उसको हटा दो, नई पावर 4 रख दो। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। तो हमारे पास 6 जो है वो आंसर हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा? आंसर। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? याद करना है, बार बार इसका रिवीजन करना है। हर एक टाइप के क्वेश्चंस, हर एक चीज को हमने कवर करा दिया। यहाँ पर पावर वाला जो भी कॉन्सेप्ट था यूनिट डिजिट का, खत्म हो गया, बस यही था। इससे ऊपर कुछ भी नहीं आपसे पूछेगा। बस मेन चीज ये है कि आप इसको कितना तरीके से सही कर पाते हो। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट, नंबर सिस्टम में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, अब सभी को सीखना पड़ता है। देखिए अब जो है वो यहाँ पर स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान का क्वेश्चन है। 2 चीजें होती हैं जिसको प्लेस वैल्यू बोला जाता है। 2 चीजें होती हैं, एक प्लेस वैल्यू होता है और फेस वैल्यू होता है। ठीक है,
एक प्लेस वैल्यू होती है और एक आपके पास फेस वैल्यू होती है। जैसे एक संख्या लिखी हुई है आपके पास 42, 42, 45, 32, ठीक है। अब देखिए यहां पर दो चीजें होती हैं, एक प्लेस वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर प्लेस वैल्यू सीखेंगे। प्लेस यानी कि स्थानीय मान, स्थानीय मान। जैसे 2 है तो हमने बताया था ये यूनिट डिजिट होता है, ठीक है। अब ये 3 है तो 3 जो है वो 10th डिजिट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 10 की मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। ये 5 है, इसको क्या बोला जाता है 100, इसको सैकड़े का अंक बोला जाता है, तो इस वजह से यहां पर 100 की मल्टीप्लाई होती है। अब ये जो 4 है, ये जो 4 है आपके पास, ठीक है, ये आपका 1000 हो जाएगा, तो, तो इसमें 1000 की मल्टीप्लाई होगी। और ये जो यूनिट डिजिट है इसमें 1 की मल्टीप्लाई होती है, तो आपके पास 2 हो गया, ये आपके पास में 3 हो गया, ये आपके पास में 500 हो गया, ये आपके पास में 4000 हो गया, ठीक है। और ये लास्ट में आपका 2, यहां पर ये हो गया 10,000, तो ये बन गया क्या 20,000। अगर हम इन सभी को जोड़ दें तो वही संख्या आपको मिल जाएगी। अगर इन सभी को जोड़ दें तो हमें वही संख्या मिल जाएगी। सिर्फ हम आपको ये समझाने के लिए ये लिख रहे हैं। अभी आप देखोगे कितना आसान तरीका बताते हैं, ये बोलोगे कि ये क्या सब कुछ चल रहा है, तो ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। आप जानते हो कि हमारे तरीके कुछ अलग होते हैं समझाने के, तो सभी को जोड़ोगे तो यही आ जाएगा। तो ये हर एक जो संख्या है, देखिए यहां पर हर एक डिजिट जो है वो उसकी खुद की वैल्यू है, ठीक है, 5 है। लेकिन ये जो 5 है अगर बाई चांस यहां पर रख दिया जाएगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर ये 5 यहां रख दिया जाएगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। यानी इसकी पोजीशन की भी बहुत वैल्यू है। भाई पोजीशन की तो सारा खेल है, सारा खेल तो पोजीशन का है कि आप किस पोजीशन पर हैं। तो पोजीशन का बहुत मतलब होता है। यानी अगर ये अंक सबसे लास्ट में है तो सबसे इसकी कम पोजीशन है, सबसे लो क्लास। ऐसे समझिए कि जैसे कि ये आपका 4th क्लास की जॉब हो गई, ये 3rd क्लास, ये 4th क्लास, ये आपका 1st क्लास IAS IPS जैसा, 4th क्लास ये आपका स्वीपर प्यून। तो ऐसे समझ लीजिए कि भाई मेरे जो यहाँ पर इसकी पोजीशन है इसका बहुत मतलब रहता है। अगर इनकी पोजीशन को आप इंटरचेंज करोगे तो वैल्यूज में भी फर्क आता रहता है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ऐसे बनते हैं। क्वेश्चन आपसे बनेगा कि क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि इस 5 का, इस गिवन संख्या में ये जो 5 दे रखा है, 5 की प्लेस वैल्यू बताइए, 5 की प्लेस वैल्यू बताइए, 5 की प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो 5 की प्लेस वैल्यू हमने देखी क्या है, 500 है। क्या है 500, ठीक है। तो क्या है 5 की प्लेस वैल्यू 500 हो गई। लेकिन इतना सब आपको नहीं करना है, इतना सब नहीं करना है। हम देखो हम इस चीज पर काम करते हैं कि आपका सीधा आंसर डायरेक्टली निकल कर आए। एग्जाम में वहां कोई आपसे ये पूछने नहीं आएगा कि इसका सोल्यूशन आपने कैसे किया, ये स्टेप मिस कर दिया। ये 12th और 10th नहीं है। यहां पर आपके पास 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे, ठीक है। 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से आपको टिक करना है। चाहे वो आप डायरेक्ट करो, चाहे वो आप बगल के वाले की कॉपी में देख के करो, जो कि नहीं हो पाएगा। कंप्यूटर में देख के करो अगर ऑनलाइन पेपर होता है, वो तो पॉसिबल नहीं है। और चाहे आप इसमें तुक्का मारो, कोई भी आपसे नहीं पूछेगा कि आपने तुक्का कैसे मार दिया। और तीसरी चीज ये है कि आप ऐसा सीख के जाओ कि आपको ज्यादा टाइम भी ना लगे और डायरेक्ट आपका आंसर निकले, ठीक है। तो वो चीज हम यहाँ पर सिखाने का काम करते हैं। अब आपको चाहिए था 5 की प्लेस वैल्यू बताइए, 5 की प्लेस वैल्यू बताइए इस क्वेश्चन में। तो इस सबसे मतलब नहीं है। अब पूरा ध्यान आपको यहाँ पर बोर्ड पर लगाना है। 24,532 लिखा हुआ है, 5 की प्लेस वैल्यू पूछी गई है, तो 5 ढूंढो कहां पर है, तो आपने बोला 5 यहां पर है, ठीक है। अब 5 के बारे में पूछा गया है तो सिर्फ 5 पर ही फोकस करो, 5 को लिख लो। उसके बाद में देखो, उसके बाद में जो भी संख्या हो उतने ही जीरो लगा दो। उसके बाद में 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा दो, 3 संख्या होती तो 3 जीरो लगा देते। उसके बाद वाली संख्या की वैल्यू है। इधर कितनी संख्या है उससे फर्क थोड़ी पड़ता है, इधर कितनी संख्या है उससे फर्क नहीं पड़ता है। पोजीशन आप कैसे देखते हो भाई, पोजीशन कैसे देखोगे कि वो देखो किसी भी पर्सन की जो रिस्पेक्ट है उसके नीचे कितने लोग काम कर रहे हैं उसके हिसाब से है, ठीक है। अगर आप कहीं भी कोई भी ऑफिस में जाते हो, ठीक है, तो वहां पर हो सकता है वहां पर कोई एक सीनियर हो,
वो सीनियर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि उसके अंडर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो कहीं आपका तहसील में चला गया या कोई बड़े ऑफिस में चला गया, तो वहां पर तो वो बिल्कुल सबसे नीचे का आ जाएगा, तो वहां पर उसकी वैल्यू खत्म हो गई। यानी किसी भी पर्सन की जो वैल्यू रहेगी वो उस पर डिपेंड करती है कि उसके ऑफिस में उसके अंडर में कितने लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके नीचे कितने लोग हैं, इसके आपको देखना पड़ेगा कि इसके बाद में कितने लोग हैं। 2 लोग थे, 2 लगा दिया। अब उल्टा थोड़ी चलना है आपको। और वैसे भी अगर आप ऐसा सोचोगे कि भाई अगर हम लोग इधर देखें तो 5 आपका इधर हो गया और इधर 0 लगाओगे, भाई इधर 0 लगाओगे तो क्या बन रहा है भाई, 5 के अगर किसी भी संख्या के अगर आप राइट साइड में 0 लगाओगे तभी तो संख्या बढ़ेगी। अगर आप लेफ्ट साइड में 0 लगाओगे तो इस संख्या पर कोई भी फर्क थोड़ी पड़ेगा। 005 क्या है, 5 ही तो है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। चलो और समझते हैं इसको। देखो हम इस तरीके से समझाते हैं कि पहले हमने डिटेल में बता दिया, फिर हमने डायरेक्ट तरीका बता दिया, 5 क्वेश्चन यहीं पर लगे हाथ करवा देते हैं ताकि चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे और हर एक संख्या में आपको दे दिया जाएगा, संख्या में दे दिया जाएगा कि किसकी आपसे पूछा जा रहा है, किसकी प्लेस वैल्यू पूछी गई है। जैसे मैं 5 की प्लेस वैल्यू आपको बतानी है, 5 की प्लेस वैल्यू। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, एक की जो प्लेस वैल्यू है, एक की प्लेस वैल्यू बताइए। ठीक, देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे यहाँ पर आपने देखा कि 4 4 4 4 बहुत बार रिपीट हो रहा है, कोई भी डिजिट रिपीट करके भी दे रखा हो सकता है। तो वहां पर क्या होते हैं, वो अंडरलाइन कर देते हैं कि इस वाले संख्या की हमें बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन में अंडरलाइन कर दिया जाएगा और बोला जाएगा में रेखांकित अंक का फ्लैश वैल्यू प्लेस वैल्यू बताइएगा। ठीक है, में अंडरलाइन अंडरलाइन डिजिट की प्लेस वैल्यू, अंडरलाइन डिजिट की प्लेस वैल्यू बताइए। ठीक, क्या करना है, 5 का पूछा गया है तो देखिए 5 कहां पर है, तो आपने बोला भाई 5 यहां पर है, तो हमने क्या लिखा, 5 लिख दिया। उसके बाद कितने जीरो हैं, उसके बाद कितने अंक हैं, तो आपने कहा एक ही अंक है तो 50 हो गया। देखो 5 का पूछा गया है तो सिर्फ आपको 5 ही लिखना है, उसके बाद कितने अंक हैं वो जीरो लगाने हैं। जैसे यहां पर 1 पूछा गया तो 1 देखो कहां पर है, तो आपने कहा भाई 1 यहां पर है, तो 1 लिख लो और उसके बाद सब जीरो, सब जीरो। ये आंसर हो गया, ये आपके पास आंसर हो गया। ठीक, यहीं पर अगर पूछा जाए, यहीं पर पूछा जाए हमें 5 का बताइए, इसमें भी अगर पूछा जाए 5 का बताइए, तो 5 का कैसे लिखोगे, 5 की प्लेस वैल्यू कैसे लिखोगे, 5 की प्लेस वैल्यू कैसे लिखोगे, तो यहां पर 5 लिखा हुआ है, 5 लिख लेंगे। उसके बाद एक संख्या, फिर उसके बाद एक और संख्या, तो एक संख्या फिर जीरो, एक संख्या के लिए फिर से जीरो, फिर से अगली संख्या के लिए फिर से जीरो। इस तरीके से 5 कहां पर लिखा हुआ है लिख लिया। उसके बाद देखिए कितने जीरो लगे, उसके बाद कितनी संख्याएं हैं, ये 5 था हमारे पास, 1 2 3 4 संख्या है, तो आगे 4 जीरो लगा देंगे। ठीक है, यहां पर देखा 1 2, 1 लिखने के लिए उसके बाद में कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो लग गए। यहां पर 5 के बाद में कितने संख्या है, तो आपने बोला एक संख्या है तो एक जीरो लगेगा। अब आप यहां पर देखिए इसका, तो यहाँ 4 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लगा दीजिए, 3 4 5 6, 6 जीरो लग गए। ठीक, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखिए इसमें एक चीज और आपसे पूछी जाती है, इसमें पूछेंगे कि भाई ये प्लेस वैल्यू हो गया, अब आपसे पूछा जाता है फेस वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, कुछ नहीं, बस केवल फेस, फेस वैल्यू, हिंदी में बोलते हैं इसको जाति मान, जाति मान। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्थान की बात कर रहा है, तो स्थान यानी पोजीशन, स्थान यानी कि पोजीशन, पोजीशन की बात कर रहा है, तो पोजीशन कोई की ज्यादा हो सकती है, कोई की कम हो सकती है। लेकिन अगर फेस की बात करेगा
तो सभी का जो फेस है वो यूनिक है भाई, यूनिक फेस है। तो अगर पूछा जाएगा फेस वैल्यू किसी भी की फेस वैल्यू पूछी जाए, जैसे यहां पर ही पूछ दिया जाए 5 की ही फेस वैल्यू पूछ दे, 5 की फेस वैल्यू पूछे, ठीक है, तो वो क्या रहेगी, 5 ही रहेगी। अगर 2 की पूछे तो 2 रहेगी, 4 की पूछे तो 4 रहेगी। पोजीशन क्या है क्या नहीं उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यानी 5 पूछे तो 5, 4 पूछे तो उसका आंसर 4, 3 की पूछे फेस वैल्यू बताइए 3। आसान है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक टाइप का और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हम यहां पर लेकर आए हैं। कॉन्सेप्ट तो आपने समझ लिया, ठीक है। देखिए यहां पर बोला गया है कि ये संख्या लिखी हुई है, इस संख्या में जो 2 3 है, 2 3 का मतलब क्या है, जो 3 अंक है वो 2 बार आया है। एक बार ये यहां लिखा हुआ है, एक बार ये यहां लिखा हुआ है। तो जो 2 3 आया है उसके स्थानीय मान के बीच का जो अंतर है वो आप बताइए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको 2 बार स्थानीय मान लिखना पड़ेगा अलग अलग, फिर दोनों को जो भी आए उसको घटा दीजिएगा, यही पूछा गया आपसे। तो सबसे पहले हम इसका स्थानीय मान लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 के बाद देखिए कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो भाई 7 जीरो लगा देंगे यहाँ पर, 3 3 6 1 7 जीरो लग गए, ठीक। अब दूसरे वाले 3 का हम लोग स्थानीय मान लिखेंगे, किसका, इस वाले का। तो इसके बाद में 2 जीरो हैं, तो भाई सबसे पहले 3 लिख लो, 3 लिख लो और लास्ट में 2 जीरो लगा दो। तो पहले वाले 3 का स्थानीय मान ये हो गया, इस वाले 3 का स्थानीय मान ये हो गया, ठीक है। अब बोला गया इन दोनों के बीच का अंतर आपको बताना है, तो यानी ये आपको यहां पर घटा देना है, ठीक है। दोनों का स्थानीय मान निकाल दिया हमने, यानी 2 क्वेश्चन को वो कंबाइन करके पूछा गया है, बस इतनी सी बात थी, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको घटा लेंगे, 0 0, यहाँ पर ये 7 हो गया, ये 9 9 9 9 और ये आपका 2, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ए वाला जो ऑप्शन है वो आपके पास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट हमने बता दिया, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ढेरों सारे, ठीक है। जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, ये आपका एसएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसी बात नहीं है कि ये क्वेश्चन नॉर्मल है, ठीक है, ये एसएससी में भी आपका पूछा जाता है, इससे ऊपर कुछ नहीं रहेगा। अब देखिए यहां पर बोला गया है 5 के स्थानीय मान और अंकित मान, स्थानीय मान और अंकित मान। तो जो हमने आपको जातीय मान बताया था वही को बोला जाता है अंकित मान भी बोला जाता है, यानी जातीय मान की जगह पर आप अंकित मान भी बोल सकते हो, ठीक है। बोला गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ 5, एक ही संख्या की स्थानीय मान और उसी संख्या का जातीय मान, ठीक है। तो जातीय मान के लिए तो आंख बंद करके लिख देना है, अगर 5 का जातीय मान पूछा गया है तो जो फेस वैल्यू है वो तो 5 ही रहेगी, और प्लेस वैल्यू हम लोग यहां से निकाल देते हैं। प्लेस वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो 5 कहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपने कहा भाई 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद कितने अंक है, 1 2 3 अंक है, तो 5 लिख दिया, उसके बाद 3 जीरो चिपका दिए, ठीक। ये हमारे पास क्या आ गया, ये आपके पास प्लेस वैल्यू आ गई। प्लेस मतलब स्थान, इसमें स्थान का पूरा मतलब रहता है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि बीच का जो अंतर है वो बताइए, यानी 5000 और 5 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 4995, 4995 घटा देंगे बिल्कुल, तो बी वाला जो ऑप्शन है वो यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखिए, पहली 2 विषम प्राकृतिक संख्याओं का बताना है, पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में से कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो लिखा है विषम प्राकृतिक संख्याओं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो विषम ही होते हैं, एक को छोड़कर। अच्छा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं, डायरेक्टली देखो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, काउंटिंग सीधे पूछ ली जाती है, ठीक है। तो काउंटिंग पूछी जाती है, तो काउंटिंग के लिए आपको ध्यान में रखना है इस बात को। कौन सी बात, देखिए 1 से लगा करके अगर आपसे पूछे, 1 से लगा करके 50 तक टोटल कितने प्राइम नंबर है, 1 से 50 तक प्राइम नंबर अगर आपसे पूछे तो ये आपके पास में होते हैं 10। 1 से लगा करके 50 से लगा करके 1 से 50 तक होते हैं 15। 50 से लगा करके 100 तक अगर पूछे, 50 से 100 तक पूछे टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो ये 10 होते हैं। 1 से लगा करके 100 तक अगर आपसे पूछे कितने प्राइम नंबर होते हैं, कितने प्राइम, तो आप बोलोगे कि ये 25 होते हैं,
भाई 1 से 50 तक 15 होते हैं, 50 से 100 तक 10 होते हैं, और 1 से 100 तक कितने हो जाएंगे, जोड़ दीजिएगा, 25 हो जाएंगे। ठीक है, यहीं पर 1 से लगा करके 200 तक, 1 से लगा करके 200 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आपने बोला 46 होते हैं। कितने होते हैं, 46। 1 से लगा करके 500 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो ये आपके पास में होते हैं 95। और 1 से लगा करके 1000 तक, ये की पॉइंट से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हो, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये कितने होते हैं, 168 होते हैं। इतना याद कर लीजिएगा, आपका काम बन गया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट जो है वो आपको ये याद रखना है कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड एक्सेप्ट 2, यानी 2 के अलावा सारे के सारे जो प्राइम नंबर होते हैं वो विषम होते हैं। ठीक है, केवल 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है, केवल इस बात को ऐसे लिख लीजिए, केवल 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है, 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है ऐसा प्राइम नंबर है जो कि सम है, जो कि सम यानी कि इवन नंबर है। कल को आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसा प्राइम नंबर बताइए जो कि सम होता है, तो आप बोलोगे कि भाई 2 होता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्टली आप उसका आंसर लिख सकते थे कि इसका जो आंसर है वो आपके पास में क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो आपके पास में हो जाएगा 46। ठीक है, 46, लेकिन 46 हो जाता, क्योंकि अभी हम आपको काउंटिंग बताकर आए हैं, 46 इसका आंसर हो जाता। लेकिन यहां पर उसने एक बात बोल दी है कि बताना है कि विषम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में उसने पूछ दिया। लेकिन जो हम काउंटिंग लिख के आ रहे हैं वो तो सारी की सारी ऑड नंबर्स के बारे में था ना, जो हम काउंटिंग लिखे थे वो तो सारी ऑड नंबर्स के बारे में था। यहां पर उसने बोल दिया है विषम प्राकृतिक संख्याओं में से अभाज्य। पूछा तो अभाज्य संख्याएं ही गया है, पूछा तो प्राइम नंबर ही गया है, लेकिन इसने सिर्फ और सिर्फ विषम के बारे में बोला है। केवल और केवल हमें ऑड वाले चाहिए, केवल और केवल हमें ऑड वाले चाहिए, यानी कि इन काउंटिंग में से हमें इवन जितने भी प्राइम नंबर है उनको घटाना पड़ेगा। और इवन प्राइम नंबर की काउंटिंग कितनी है, सिर्फ एक है, वो कौन सा है, 2। ठीक है, तो सिर्फ एक आपको घटाना पड़ेगा इसमें से, तो 46 इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर 45 हो जाएगा। जितनी भी काउंटिंग है वो हमने टोटल प्राइम नंबर को लगाकर बताई है। अगर आपको सिर्फ ऑड वाले चाहिए होगा तो सभी में से आप 111 सब्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, आपको सिर्फ ऑड वाले प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास 45 हो जाएगा। अब इस पर और भी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं प्राइम नंबर से रिलेटेड। प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन ये आता है, देखिए इसमें बोला गया है कि प्राइम नंबर पहचानिए, कौन सी प्राइम नंबर है, कौन सी प्राइम नंबर है। तो बहुत ही एक आसान तरीका है। आप प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है कि वो संख्या जो है वो सिर्फ खुद से कटे और एक से कटे, बाकी किसी से भी ना कटे। ठीक है, प्राइम नंबर की पहचान है कि वो संख्या खुद से कटे या फिर एक से कटे। ठीक है, अब आप यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिए ये जो लिखा हुआ है 253, 253 जो है वो 23 गुणा 11 है, यानी ये संख्या 23 से भी कट जाएगी, 11 से भी कट जाएगी, तो इसका मतलब ये प्राइम नहीं हुआ। भाई 253 को देखकर सीधे आपने बोल दिया कि ये 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 तिया 33, इसका मतलब ये प्राइम नहीं है। उसके बाद हमने इसको देखा, तो इसको देखोगे तो 3 ओठे 24, 3 एकम 3, ये भी संख्या 3 से कट गई, और 3 से कट गई तो ये प्राइम नंबर नहीं रहेगा। यानी संख्या किसी से कटनी नहीं चाहिए, वो सिर्फ खुद से ही कटे। अब आप देखिए 273 लिखा हुआ है, तो 273 में अगर हम 3 नंबर 27 और 3 एकम 3 करेंगे तो ये भी 3 से कट जाएगा, इसका मतलब है ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। 3 ऑप्शन गलत हो गए, चौथा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। जब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे तो वहां पर नंबर्स की भी एक क्लास ली जाएगी। ठीक है, नंबर्स की भी क्लास ले लेंगे जहां पर आपको प्राइम नंबर्स के बारे में और भी चीजें बता दी जाएंगी, ताकि आपको और भी क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, डिविजिबिलिटी के साथ में ये चीज को और भी अच्छे तरीके से हम लोग कवर कर लेंगे। बाकी जो प्राइम नंबर के बारे में बताया गया उसको आपको विशेष ध्यान पूर्वक याद रखना है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन सीधा फंस रहा है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट याद होगा तभी लिख पाओगे, याद नहीं होगा तो आप काउंट नहीं कर पाओगे, इस बात की गारंटी है। कोई आपसे अगर ये भी बोल देगा ना कि भाई 40 से लगा करके 60 तक प्राइम नंबर बताइए, श्योर एंड सर्टेन बता रहे हैं कि आप काउंटिंग गलत कर दोगे, और एग्जाम में जब बैठोगे तो प्रेशर की वजह से वैसे भी आप
सही से कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो इसका अच्छा तरीका यही है कि पूछा गया था 1 से 200 तक, तो भाई मेरे 1 से 200 तक तो कोई भी नहीं बता पाएगा, पक्का छूटेगा उससे, और बहुत सारा टाइम भी लगेगा एक एक नंबर को चेक करने का। तो बढ़िया तरीका यही है कि उसको याद कर लीजिएगा, और याद करना ही पड़ेगा। 1 से लगाकर के 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने हैं, दहाई के कुल अंक कितने हैं। अब ये दहाई कहां से बननी स्टार्ट होगी, देखिए दहाई हमने क्या बताया, 1 से 99 तक संख्याएं लिखी हुई है, तो जैसे ही आप 10 पर पहुंचोगे तभी तो आपको दहाई मिलेगी। देखो 1 से लगा करके आप 9 तक चल रहे थे, तो यहाँ पर तो सिर्फ इकाई का अंक था, जैसे ही 10 पर पहुंचे अब यहाँ से दहाई अंक स्टार्ट हो गया। ठीक है, दहाई का अंक यहाँ से स्टार्ट हो गया, और ये चलता रहेगा 11 12 ऐसे करते 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 कहाँ तक आपको 99 तक जाना है। तो क्या यहाँ पर भी दहाई का अंक है, तो आपने बोला हाँ यहाँ पर भी दहाई का अंक है। तो यानी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि दहाई का अंक कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से, और सभी संख्याओं में है यहाँ तक। हमें 10 से लगा करके 99 तक की काउंटिंग चाहिए, 10 से लगाकर 10 11 12, हमें 99 तक काउंटिंग चाहिए। एक ऐसा तरीका बता देंगे संख्याओं को काउंट करने का, अब कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, कभी भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। ठीक है, क्या है, अगर आपको कहीं से भी संख्या काउंट करनी हो, कहीं से भी, कि 10 से लगा करके 99 तक, या कल को दे देगा 102 से लगा करके 102 से लगा करके 150 तक कितनी टोटल संख्याएं हैं, तो आपको सीधा सीधा ये काम करना है, लास्ट वाली संख्या लिखनी है, उसमें से पहली संख्या यानी फर्स्ट संख्या घटानी है, फर्स्ट संख्या घटानी है, और नीचे डिफरेंस लिख देना है। अब ये जरूरी नहीं कि संख्या ही हो, एक सीरीज भी हो सकती है, जैसे कि 2 4 6 8 ऐसा करके लिखा हो, कहाँ तक 94 तक लिखा हो, आपसे कोई पूछ दे कि इसमें टोटल कितनी संख्याएं हैं, तो वो भी आप बता पाओगे। ठीक है, अगर लिखा हो 1 7, ठीक है 13, ऐसे करते हुए संख्याएं लिखी हो कहीं तक, सपोज मान लेते हैं x तक, ठीक है, और आपसे पूछ दे कि बताइए इसमें कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं, वो भी आप बता पाओगे। केवल बात यहाँ पर संख्याओं की नहीं है, यहाँ पर बात है एक ऐसी सीरीज की जिसमें सभी जगह डिफरेंस सेम हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ, कितनी संख्याएं हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। अपनी बुद्धि मत लगाना, जो यहाँ पर बताया गया है बस उसी पर आप चलोगे, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 98 99 100 ऐसे करके डेटा दे रखा है, बिल्कुल सब पास पास लिखा हुआ है, एक भी अंक से चूके आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बताया, लास्ट में से फर्स्ट घटाना है, अपान में डिफरेंस करना है, और +1 कर देना है, बस इतना सा आपको याद रखना है। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे। देखिए लास्ट संख्या क्या लिखी हुई है 99, पहली संख्या क्या लिखी हुई है 10, तो माइनस का 10 कर देंगे। अब देखिए डिफरेंस क्या है, इन संख्याओं में डिफरेंस क्या है, तो आपने कहा कि एक एक का अंतर है, 10 11 1 12, एक एक का अंतर है ना संख्याओं में, तो 1 से भाग कर देंगे, फिर +1 करेंगे सभी में, हर जगह। ठीक, यही तो फार्मूले में ही लिखा हुआ है ना +1, तो वो तो करना ही पड़ेगा आपको। तो यहाँ 99 में से 10 गया, कितना बच जाएगा 89, इसमें 1 जोड़ देंगे, तो आपके पास टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 90 संख्या हो जाएंगी। कितनी संख्या होंगी 90, तो इसका जो बी वाला जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट होगा। ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा बुद्धि नहीं लगानी इसमें, काउंटिंग के लिए, जब भी काउंटिंग के लिए क्वेश्चन आ जाए सीधा आपको ये फार्मूला लगाना है, कभी क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप हमसे मिलिए आकर। तो इसी के साथ ही ये जो आपका टॉपिक होता है वो कंप्लीट होता है। डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, उस पर एक और क्लास हम लोग ले लेंगे, और फिर आपका जो नंबर सिस्टम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्लास को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। कोई भी अगर आपका डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कैसी लगी क्लास आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, भाई टाइम निकालकर आप लोगों के लिए फ्री में कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं, तो थोड़ा सा जो फीडबैक है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और इस क्लास को फिर से कंटिन्यू करेंगे कल हम लोग 2 बजे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।